Okay, good morning everyone. I hope you guys are doing great. Let's continue our discussion. हमने कल तक एक 700 and 705 का अच्छा अंडरस्टैंडिंग लिया था. आज 706 से शुरुआत करेंगे. दैट इज एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ. एक बार 706 समझेगा तब जाकर के आप थोड़ा सा 701 समझ पाएंगे एंड तब शायद हम कैम एंड ईओएम को कंपेयर भी कर पाएंगे. बट बिफोर वी गो टू कंपैरिजन, लेट्स स्टार्ट विद द अंडरस्टैंडिंग पार्ट. अभी के लिए नोटबुक में जाइए. गिवन नेक्स्ट हेडिंग SA 706 EOM and OM paragraph. SA 706 EOM and OM paragraph. 706 EOM and OM paragraph. पहले डिस्कशन करते हैं EOM के ऊपर. दैट इज एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ. क्या बोलता है? देखो, ये बोलता है ऑडिट रिपोर्ट में आप एक पैराग्राफ इंक्लूड कर सकते हो. उसका जो मेन हेडिंग है दैट विल बी कॉल्ड एज एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ. तो क्वेश्चन नंबर 1 ये बनता है, सर नॉर्मली कौन से मैटर्स को हम EOM में इंक्लूड करते हैं? तो ऐसे 706 बोलता है, अगर ऑडिट के दौरान वी कम अक्रॉस सर्टेन मैटर्स विच वी बिलीव आर फंडामेंटल और इंपॉर्टेंट फॉर माई यूजर्स. अब देखो, नॉर्मली ऑडिट रिपोर्ट में कोई मैटर आएगा, इट हैज टू बी अ सिग्निफिकेंट मैटर. इफ इट इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, व्हाई इट विल कम टू योर ऑडिट रिपोर्ट? तो मतलब मैटर सिग्निफिकेंट तो होना चाहिए. तो क्वेश्चन ये बनता है, सिग्निफिकेंट यूजर्स के लिए है, बट क्यों है ये सिग्निफिकेंट? सर इस बार ध्यान रखना, अगर एक मैटर को आप EOM में इंक्लूड कर रहे हो, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर माई यूजर्स फॉर फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड मैटर होगा. फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मैटर मेरे यूजर्स के लिए रेलेवेंट है. मतलब सर, व्हेन आई रीड दिस मैटर एज अ यूजर, आई शुड गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो शायद एक मैटर EOM में आ सकता है. मतलब सर EOM में आने वाला मैटर सिग्निफिकेंट होना चाहिए यूजर्स के लिए. टू अंडरस्टैंड व्हाट सर? टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ये इंपॉर्टेंट चीज है. द मैटर हैज टू बी रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ही वो EOM में आएगा. प्लस एक और कंडीशन दी है. इन्होंने बोला है ये मैटर EOM में आने से पहले एक चीज देखना, क्या ये मैटर प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मतलब सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है एंड प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड भी होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो ही ये मैटर EOM में आ सकता है, वरना ये मैटर EOM में नहीं आएगा. दो कंडीशन है, मैटर रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंपॉर्टेंट फॉर माई यूजर्स, एंड नंबर 2, दिस मैटर इज प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड और रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ही ये मैटर EOM के अंदर आएगा. ये एक बेसिक सा डेफिनेशन है EOM पैराग्राफ का. कुछ एग्जांपल्स का डिस्कशन करेंगे, कैसे ड्राफ्टिंग होता है उसका डिस्कशन करेंगे, बट एक बेसिक मीनिंग, बिफोर इंक्लूडिंग अ मैटर अंडर EOM, important for my users to understand financial statements, and number 2, it is already presented or disclosed in the financial statement, ताकि हम notes to accounts में रेफरेंस दे सकते हैं कि मैटर का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आएगा. डिटेल में पढ़ने के लिए कौन से नोट्स के अंदर आपको जाना पड़ेगा, उसका रेफरेंस आता है आइडियली. इस तरीके से EOM का ड्राफ्टिंग किया जाता है. दैट इज कॉल्ड एज एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ. लेट्स रीड द डेफिनेशन एज पर 706, फिर एक आध एग्जांपल को डिस्कस करते हैं. पहले डेफिनेशन को अच्छे से देखते हैं. 706 में आइए, लुक एट दी EOM पैराग्राफ. मीनिंग क्या बोलता है EOM का? देखो, it is a paragraph included in the auditor's report that refers to a matter which is appropriately presented or disclosed in financial statement. मतलब सर ये मैटर प्रॉपरली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज होना चाहिए, एंड ये मेरे जजमेंट में, ऑडिटर के जजमेंट में इंपॉर्टेंट है फॉर द फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये? यूजर्स के लिए. मतलब सर दो चीजें हैं, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर माई यूजर्स. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? सर इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेहतर अंडरस्टैंडिंग आएगा, उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, एंड ये ऑलरेडी प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो ही ये मैटर EOM में आ सकता है. बेसिक डेफिनेशन समझा क्या? एक काम करते हैं, डेफिनेशन को लिखते हैं, देन लेट्स टेक एन एग्जांपल. अंडर EOM, राइट डाउन पॉइंट नंबर 1. तो 706 में आपने नाम लिखा EOM एंड OM पैराग्राफ. पहला मेन हेडिंग दे दीजिए EOM. अभी डिस्कशन सिर्फ EOM पे होगा, एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ. Write down point number A. It is a paragraph included in the auditor's report
It is a paragraph included in the auditor's report. It is a paragraph included in the auditor's report that refers to a matter. Paragraph included in the auditor's report that refers to a matter which is appropriately presented. Refers to a matter which is appropriately presented or disclosed. Refers to a matter that is appropriately presented or disclosed in the financial statements, and in auditor's judgment. And in auditor's judgment, it is important for the fundamental understanding. It is important for the fundamental understanding of financial statements. Fundamental understanding of financial statements for the users. मतलब मेरे जजमेंट में ये सिग्निफिकेंट मैटर है फॉर यूजर्स फॉर अ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड ये मैटर प्रॉपरली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड भी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. एक बात सोचो, अगर ये प्रॉपरली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज नहीं होता, डोंट यू थिंक प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं देना भी एक मिसस्टेटमेंट है? मतलब तो ये मैटर ईओ में नहीं आता, कहां चले जाता? 705 में, क्योंकि नॉन डिस्क्लोजर इज ऑल्सो अ मिस स्टेटमेंट. बिकॉज अगर एएस और शेड्यूल 3 कोई डिस्क्लोजर के लिए बोलता है और अगर आप बराबर से डिस्क्लोजर ना करें, वो भी एक मिस स्टेटमेंट बन जाएगा. और शायद अगर मटेरियल होगा तो आपको 705 के अंदर मॉडिफिकेशन देना पड़ेगा. मतलब सर ईओएम में आने वाला मैटर प्रॉपरली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज होना चाहिए, एंड सर ये मेरे यूजर के लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ही इस मैटर को मैं ईओएम में इंक्लूड करूंगा. कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ मैटर अंडर ईओएम? मुझे याद है आपको एक भी एग्जांपल? पेंडिंग लिटिगेशंस अगेंस्ट द कंपनी ईओएम में आ सकता है. ओके, थोड़े टाइम बाद पता चलेगा कैम में भी आ सकता है. कोई ऐसा मैटर जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ अभी ईओएम में आता है? कोविड वाला मैटर, मतलब मेजर कैटास्ट्रोफी या नेचुरल कैलामिटीज, वो बराबर है, दैट स्टिल कम्स टू ईओएम. कोई और एग्जांपल? आर यू ट्राइंग टू से सब्सिक्वेंट इवेंट? Subsequent event is a matter which always comes under EOM paragraph. अब हम आगे यहाँ से डिस्कशन भी करेंगे और आपको रियलाइज होगा ऐसे में स्पेसिफिकली बोला है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, बट एक एग्जांपल जो कैम में कभी आ ही नहीं सकता है, स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ अभी से ही, वो दैट इज कॉल्ड एज सब्सिक्वेंट इवेंट्स. वो स्पेसिफिकली किधर आएगा? EOM पैराग्राफ में आएगा. तो सर पेंडिंग लिटिगेशंस वाला मैटर आ सकता है, सब्सिक्वेंट इवेंट आ सकता है, नेचुरल कैलामिटीज या मेजर कैटास्ट्रोफी हो गया, वो वाले मैटर्स आ सकते हैं. या फिर इवन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के केस में, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नया इंडेस आया, उसका एप्लीकेबिलिटी डेट है, आप अर्ली अडॉप्शन करना चाहते हैं. अर्ली अडॉप्शन अगर अलाउड है आप कीजिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, बट नोट्स टू अकाउंट्स में रेफरेंस देना पड़ता है दैट वी आर मेकिंग अ अर्ली अडॉप्शन ऑफ अ स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडेस. उसका भी आपके नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर तो आएगा ही, और ईओएम के अंदर रेफरेंस आएगा कि भाई ये एक मैटर इंपॉर्टेंट है फॉर माय यूजर्स टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इस तरीके के एग्जांपल्स नॉर्मली ईओएम में आते हैं. लेट मी शो यू 2-3 एग्जांपल्स, यू विल अंडरस्टैंड, डोंट वरी. थोड़े एक दो बीकॉम लेवल के भी है, आईसीए मतलब थोड़ा आसान वाला भी देता है, थोड़ा एक अच्छा वाला देखते हैं. आईसीए के ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट है. ओल्ड फॉर्मेट लग रहा है, नया फॉर्मेट लग रहा है? नया फॉर्मेट ही लग रहा है ना, सीधा ओपिनियन आ गया ना डायरेक्टली. क्योंकि एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ पढ़ो क्या बोलता है. वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट नंबर एक्स. नॉर्मली ईओएम का लैंग्वेज ऐसा ही होता है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आएगा मैटर का एंड नोट्स टू अकाउंट्स का रेफरेंस आएगा फॉर डिटेल्स. वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट नंबर एक्स which describes the effects of fire in the company's production facilities. बस खत्म हो गया. मतलब इन सिंपल टर्म्स कोई भी नेचुरल कैलामिटी, मेजर कैटास्ट्रोफी जिसकी वजह से कंपनी के ऑपरेशंस में इंपैक्ट आएगा, ओवरऑल बिजनेस डिस्टरप्ट हो जाएगा, वो चीज मेरे ईओएम में आ सकता है. एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल,
पेंडिंग लिटिगेशन जहां पर अनसर्टेनिटी है वो चीज आ सकता है। सब्सिक्वेंट इवेंट ईओएम के अंदर ही आता है, कहीं और नहीं आता। आपने सुना होगा ना, इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, एडजस्टिंग इवेंट एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट। सुना है आपने? नॉन एडजस्टिंग इवेंट का प्रॉपर डिस्क्लोजर आता है, उसका रेफरेंस कहां पर आएगा? ईओएम पैराग्राफ के अंदर आएगा कि भाई ये इवेंट सिग्निफिकेंट था जिसका सिर्फ डिस्क्लोजर दिया है। डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट्स के नोट नंबर 13-14 जहां भी दिया है उसका रेफरेंस आ जाएगा, एंड इवेंट क्या था उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा अंडर योर एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। और एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या? ईओएम इज कमिंग अबव कैम। एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या आइडियली? क्योंकि देखो, दिख रहा है कि 14 लिखा है ईओएम के ऊपर, ये बेयर स्टैंडर्ड से पिक किया मैंने। देखो, एज नोटेड इन पैराग्राफ, EOM may be presented either directly before or आफ्टर कैम। मैं आपको बोला था ना, बेयर स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं आपको एक रेफरेंस दिखा दूंगा आइडियली। ये बेयर ऐसे का ही एक एग्जांपल है जहां क्लियरली बोला है ईओएम कैम के ऊपर भी आ सकता है और कैम के बाद में भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ऑडिटर्स जजमेंट। सर क्या सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, ये ऑडिटर अपने जजमेंट के बेसिस पे डिसाइड करेगा वेदर टू इंक्लूड ईओएम फर्स्ट और कैम फर्स्ट। इतना समझ में आया क्या? क्या आपको एग्जाम्पल थोड़ा रेलिवेंट लग रहा है? पक्का? आई यू एबल टू एक्सेप्ट दिस? एक काम करते हैं, थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। आपको मैं कोविड वाला एक एग्जांपल पे दिखाऊंगा, एक पुराने ऑडिट रिपोर्ट्स के अंदर, कि जब कोविड ब्रेकआउट हुआ था उस रेलेवेंट ईयर का जब ऑडिट रिपोर्ट्स बना था तो ईओएम में लिखना पड़ा था कि कोविड होने की वजह से इन दी एंटायर कंट्री अनसर्टेनिटीज बढ़ गई है। वो अनसर्टेनिटीज को प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो रहा है कि कितना हमारे ऑपरेशंस पे या फाइनेंशियल्स पे नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। बट हमने हमारा असेसमेंट करके नोट्स टू अकाउंट्स का रेफरेंस दिया था कि भाई इस नोट के अंदर कंपनी ने डिटेल में लिख के दिया है क्या मेजर इंपैक्ट कंपनी के बिजनेस पे आ सकता है बिकॉज ऑफ कोविड-19। वो प्रॉपर नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज किया था। ऑडिटर ने कहां रेफरेंस दिया था? ईओएम में। एक बात सोचो, आप आई डोंट नो आपने कुछ एनबीएफसी को ऑब्जर्व किया क्या? ऑलमोस्ट कोविड के मिडिल में कुछ एनबीएफसी खत्म से हो गए थे। आई गिव यू अ क्लासिक एग्जांपल। उसके बाद में उस कंपनी ने क्या टर्न अराउंड किया है, आप शॉक हो जाओगे। उज्जीवन का स्टॉक 100 रुपए के नीचे आ गया था, मतलब ऑलमोस्ट बिजनेस खत्म हो गया था। मतलब इन द मिडल ऑफ द कोविड पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि एनबीएफसी सर्वाइव ही नहीं करेगा, जबकि कोविड के पहले तक इट वाज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड एनबीएफसी में से एक। स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है, इक्विटास एंड उज्जीवन बराबर है। इक्विटास का कंडीशन इतना बुरा नहीं हुआ था, उज्जीवन का कंडीशन बहुत बुरा हो गया था। उसके बाद टॉप मैनेजमेंट चेंज हुआ, रिकवरी हुआ, पूरा बिजनेस रिवाइव हुआ। जहां से वो गिरना शुरू हुआ था उसके डबल लेवल पे आ गया ऑटोमेटिकली। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी इन अ स्पैन ऑफ लिटरली लेस देन 2.5-3 years इज अ क्लासिक एग्जांपल उज्जीवन का। अगर आप देखोगे तो मतलब आई स्टिल रिमेंबर वी वर अ शेयर होल्डर वंस अपॉन अ टाइम एंड इट वाज फॉलिंग। तो अब जिंदगी में ऐसी गलतियां जब करते हो आपको हमेशा याद रहता है, कभी नहीं भूल सकते आप। सो वी स्टिल रिमेंबर व्हेन इट वाज फॉलिंग, यू लिसन टू द मैनेजमेंट एंड इवन मैनेजमेंट वाज नॉट श्योर कि एग्जैक्टली कोविड की वजह से जो डैमेज हुआ है ये रिपेयरेबल है कि नहीं है। रादर ऑलमोस्ट इररिपेयरेबल डैमेज डिक्लेयर कर दिया था। बट देन धीरे 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 इट्स नॉट एनबीएफसी, द एंटायर इकोनॉमी पिक्ड अप। और जब इकोनॉमी एट रूरल लेवल या हर लेवल पे पिकअप करेगा तो उनको जो फंड देने वाला एनबीएफसी और बैंकिंग कंपनीज है वो ऑटोमेटिकली रिवाइव करेगा। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इवन एसबीआई वाज एट 150 रुपीज। आई होप यू नो दिस। मतलब एसबीआई, आईटी सब 150 रुपए के आसपास आ गए थे। मतलब वहां से कितना एक प्रॉपर वी शेप रिकवरी हुआ था बिजनेसेस के अंदर भी एंड ओवरऑल ऑपरेशंस के अंदर भी। बट उस ईयर के लिए मेजॉरिटी कंपनीज के ऑडिट रिपोर्ट्स में आपको ईओएम मैटर देखने को मिलेगा, जहां बताएंगे कि बहुत डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट करना एग्जैक्टली कोविड की वजह से कितना डिसरप्शन हमारे बिजनेस के अंदर होगा। हालांकि मैनेजमेंट अपने हिसाब से असेसमेंट करता है, एक फोरकास्टिंग करके रखता है, बट एग्जैक्ट प्रिडिक्शन करना मुश्किल होगा। ये मैटर नोट्स टू अकाउंट्स में था एंड ऑडिटर के ईओएम के अंदर भी आया था। आई विल शो यू वन एग्जांपल, डोंट वरी। नॉर्मली इस तरीके के मैटर्स ईओएम में आ सकते हैं। क्या आपको मीनिंग ऑफ ईओएम पैराग्राफ समझ में आया है क्या? देखो, हर एक स्टैंडर्ड में वो जो रेलेवेंट मतलब है ना वो समझना बहुत जरूरी है। वंस यू अंडरस्टैंड दैट आप डिफरेंशिएट वगैरह कर पाएंगे, हर तरीके का क्वेश्चन को समझ पाएंगे। मीनिंग ऑफ ईओएम क्लियर टू यू? कैन वी प्रोसीड? राइट डाउन पॉइंट नंबर 2 अंडर ईओएम। पॉइंट नंबर 2, when to include EOM in the audit report. When to include EOM in the audit report. When to include EOM in the audit report. अब देखो, बोलने के लिए बोलते हैं when, but actually मैं definition ही बता रहा था ना। Definition itself included the answer. When to include a matter in EOM, जब हमको लगता है matter significant है, to understand फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजर्स के लिए, बराबर है कि नहीं है? एंड दिस इज ऑलरेडी प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज। तो सेम डेफिनेशन को रिपीट करेगा। अनफॉर्चुनेटली हेडिंग ऐसा है, डेफिनेशन एज इट इज आएगा, बस यहां पर एक बात बोलेगा, एक अलग चीज।
कोई भी मैटर को ईओ में इंक्लूड करने से पहले एज अ ऑडिटर आस्क योरसेल्फ टू क्वेश्चंस, कहीं ये मैटर 705 में तो नहीं आता है? क्योंकि अगर इस मैटर में, सुनो मेरा बात, डिस्क्लोजर दिया है, पर एक बात समझो, जानबूझ के गलत डिस्क्लोजर दिया है, फॉर एग्जांपल आपने क्वांटिफाई भी किया है कि पेंडिंग लिटिगेशन है, हम पे जो फ्यूचर में लाइबिलिटी आ सकता है वो 6 करोड़ का आ सकता है, पर वो 6 करोड़ भी गलत है, लेट्स से क्वांटिफिकेशन ही इनअप्रोप्रिएट किया है, मतलब आपने डिस्क्लोजर दिया है पर डिस्क्लोजर इज इनअप्रोप्रिएट, डिस्क्लोजर इज इनएडिक्वेट, कैन आई से इट्स स्टिल अ मिसस्टेटमेंट। तो रिमेंबर, कोई भी एक मैटर को ईओ में इंक्लूड करने से पहले एक क्वेश्चन पूछना, क्या यहां पर 705 तो एप्लीकेबल नहीं है ना? क्या मतलब इस मैटर पे मुझे मॉडिफाइड ओपिनियन तो देने की जरूरत नहीं है ना? अगर मॉडिफाइड ओपिनियन देने की जरूरत है तो मॉडिफाइड ओपिनियन आएगा, ना कि ईओएम पैराग्राफ आएगा। हमेशा प्रेफरेंस या प्रायोरिटी पहले 705 को दी जाएगी, बाद में 706 के बारे में सोचेंगे। देखो डेफिनेशन क्या बोलता है, वापस से रिपीटेशन है। इफ द ऑडिटर कंसिडर्स इट इज नेसेसरी टू ड्रॉ यूजर्स अटेंशन to a matter, definition लग रहा है क्या, which is presented or disclosed in the financial statement, and मेरे जजमेंट में it is important for the fundamental understanding of financial statements for my users। exactly definition ही लिखा है पूरा का पूरा। आगे देखो क्या बोलता है, auditor shall include a matter under EOM प्रोवाइडेड, दो एक्सेप्शंस दिए हैं, ध्यान रखना कि आपने कंसिडर करना चाहिए कि कहीं इस मैटर पे 705 देने का जरूरत तो नहीं है, मतलब कहीं मॉडिफाइड ओपिनियन देने का जरूरत तो नहीं है, ये पहले कंसिडर करना फिर बाद में ईओ में इंक्लूड करना। एंड देखिए पॉइंट नंबर बी क्या बोलता है, इज देयर अ प्रेफरेंस गिवन टू 701? देखो, when SA 701 applies, matter has not been determined to be a key audit matter। मतलब क्या, सुनो सर, मेरे को लगता है एक मैटर है, प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है फॉर माय यूजर्स, मैं सोच रहा हूं लेट्स इंक्लूड इन ईओएम, बट स्टिल दो क्वेश्चन और पूछना कि इस मैटर में कोई तुमको मॉडिफिकेशन का जरूरत तो नहीं है ना? अगर मॉडिफिकेशन का जरूरत है तो कहां जाओगे? 705 में, ना कि 706 में। इज दिस क्लियर टू यू? दूसरा क्वेश्चन, क्या ये मैटर मेरे की ऑडिट मैटर की डेफिनेशन में तो आता है क्या? अगर ये मैटर मेरे कैम की डेफिनेशन में आ जाता है, आपको पढ़ाएंगे कौन से मैटर्स की ऑडिट मैटर्स में आते हैं, क्लियरली ऐसे 701 में डिफाइन किया है। अगर ये मैटर गलती से कहां पर फॉल होता है? 701 में फॉल होता है, तो प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा? 701 को। अगर दोनों में से कहीं भी नहीं आता है तो कहां पर आएगा? 706 में। क्लियर है ये चीज? इसमें कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखना, स्टैंडर्ड इज वेरी स्पेसिफिक। पहला प्रायोरिटी 705, ऑब्वियसली 705 में भी फिट नहीं होता है तो क्या 701 में फिट होता है? और अगर 701 में भी फिट नहीं होता है तो ही कहां पर आएगा? ईओएम के अंदर आएगा, दैट इज अंडर 706। इज दिस क्लियर टू यू? देखो ये छोटी छोटी चीजें पर पता होनी चाहिए। व्हेन टू गिव इज अ इनअप्रोप्रिएट हेडिंग, यहां पे तो डेफिनेशन लिखा हुआ है, बट इंपॉर्टेंट क्या लिखा है, पहले कंसीडर करना कि कहीं 705 या 701 में तो एप्लीकेबल नहीं है। इज दिस क्लियर टू यू? तो व्हेन टू गिव में लिखिए डैश करके, बिफोर इंक्लूडिंग a matter under EOM paragraph, before including a matter under EOM paragraph, auditor should consider the following. Auditor should consider the following. Number A, consider that whether any modification is required, consider that whether any modification is required on such matter, consider whether modification is required on such matter as per SA 705. Number B, consider when SA 701 applies, consider that when 701 applies, whether such matter is determined, such matter is determined to be a key audit matter. नीचे लिखो नोट,
if SA 705 or 701, if SA 705 or 701 requires the above matter to be reported, then auditor should not include such matter under EOM. Auditor should not include such matter under EOM. सिंपल सी बात है, पहले प्रायोरिटी 705 एंड 701 को देना होगा। अगर दोनों में से कहीं भी फिट नहीं होता है तो कहां पर आ सकता है? ईओएम में आ सकता है। मीनिंग ऑफ ईओएम क्लियर है। एंड नंबर 2, क्या चीज कंसिडर करनी है बिफोर इंक्लूडिंग अ मैटर अंडर ईओएम? दोनों बात समझा क्या? देखो, कभी भी क्वेश्चंस स्टैंडर्ड पे आता है रिपोर्ट के अंदर, तो पहले ना डेफिनेशन लिख देने का। If the question is around EOM, start with the definition. Normally ICAI के suggested answer में हमेशा definition ही पहले आता है, फिर वो specific situation को आंसर देना कि भाई यहाँ पर modification आएगा इसलिए EOM नहीं आएगा and all whatever it is blah blah blah. एक question पूछता हूँ आपसे मैं, क्या ऐसा हो सकता है क्या मेरे ऑडिट रिपोर्ट में एक मैटर को मैंने EOM में इंक्लूड किया है, किसी दूसरे मैटर पे मॉडिफिकेशन दिया है? वो तो पॉसिबल है ना? जो See, if it is the same matter, then there is a problem. Are you understanding this? If it is different matters, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। Obviously, modification दिया होगा कोई नॉन डिस्क्लोजर के लिए और EOM में इंक्लूड किया होगा सब्सिक्वेंट इवेंट को, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब सर दोनों मैटर अगर अलग अलग है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनरली ऐसा बोला जाता है, सेम मैटर को एक ही स्पेसिफिक जगह आपने इंक्लूड करना चाहिए। स्टैंडर्ड्स का लैंग्वेज इनडायरेक्टली ये हिंट करता है कि प्रायोरिटी आप 705 को देंगे, फिर 701 की तरफ सोचेंगे एंड उसके बाद में भी कुछ नहीं बचेगा तो रेसिडुअली आखिरी पैराग्राफ कौन सा बचेगा? ईओएम पैराग्राफ बचेगा। क्या मीनिंग ऑफ ईओएम और क्रिस्टल क्लियर है क्या? राइट डाउन पॉइंट नंबर 3, एग्जांपल्स ऑफ मैटर्स which can be included under EOM paragraph. Example of matters which can be included under EOM paragraph. Number A, exceptional pending litigations. Exceptional pending litigations. Number B, subsequent events. Number 3 or C, major catastrophe or natural calamities. Major catastrophe or natural calamities which may have a significant effect, or natural calamities which may have a significant effect on the entity's financial position. Significant effect on entity's financial position. एग्जाम्पल दिखाता आपको। प्रणा रिपोर्ट देखो, आईसीआईसीआई बैंक 2021, ठीक है। कैन यू सी पैराग्राफ? ईओएम पैराग्राफ बिफोर कैम। हमेशा लैंग्वेज देखो ईओएम का कैसा होता है, वी ड्रॉ अटेंशन। क्या नोट्स को कौन सा रेफरेंस आता है हमेशा? फिर सर वो मैटर क्या है? विच डिस्क्राइब्स द अनसर्टेनिटीज ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ COVID-19,
The impact of these uncertainties on the bank's results is significantly dependent on future developments. Obviously बैंक ने डिटेल में किधर लिख करके दिया है, एक नोट्स टू अकाउंट्स में लिख करके दिया है, पर हमें लगता है हमारे यूजर ने ये मैटर जरूर पढ़ना चाहिए. अब देखो नॉर्मली ये मैटर जब ऑलरेडी नोट्स टू अकाउंट्स में है, हम क्यों फालतू में हमारे ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड कर रहे हैं? बिकॉज नोट्स टू अकाउंट्स में बहुत सारे मैटर्स होते हैं, तो हम चाहते हैं कुछ मैटर्स यूजर्स ने स्किप नहीं करने चाहिए, उन्होंने कंपल्सरीली पढ़ने ही चाहिए, इसलिए उन मैटर्स को हम पिक करके हाईलाइट कर देते हैं हमारे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर. इसीलिए वो सिग्निफिकेंट मैटर्स जो ऑलरेडी प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड है उनको हम हमारे ईओएम में इंक्लूड करते हैं, ताकि हमारे यूजर्स इस मैटर को पक्का से पढ़ें, ताकि ये मैटर्स पढ़ने के बाद में वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर बेहतर डिसीजन ले पाए. इसीलिए नॉर्मली इन मैटर्स को ईओएम में इंक्लूड किया जाता है. एक लाइन ऑब्जर्व करना, हमेशा जब ईओएम का मैटर खत्म होता है एक लाइन ऐसा आता है, कैन यू सी दिस? Our opinion is not modified in respect of this matter. हर ईओएम के एंडिंग में आपको नॉर्मली ऐसा एक लाइन देखने को मिलेगा. कहीं कहीं ऐसा लिखते हैं स्टार्टिंग में ही, विदाउट मॉडिफाइंग आवर ओपिनियन. कैसा बोलते हैं? विदाउट मॉडिफाइंग आवर ओपिनियन वी ड्रॉ अटेंशन. मतलब यहीं पर ही आगे ऐड कर देंगे विदाउट मॉडिफाइंग आवर ओपिनियन. बात सेम है. ये मैटर को जब पढ़ रहे हो तो ध्यान रखना इस मैटर पे हम मॉडिफिकेशन नहीं दे रहे हैं. मॉडिफिकेशन देना होता तो हेडिंग आता याद है क्या? क्वालिफाइड, एडवर्स या डिस्क्लेमर. एंड आता बेसिस फॉर क्वालिफाइड, बेसिस फॉर एडवर्स एंड बेसिस फॉर डिस्क्लेमर में रीजन फॉर मॉडिफिकेशन. यहां पर मॉडिफिकेशन नहीं है. इज दिस क्लियर टू यू? नोटबुक में लिखो पॉइंट नंबर 4. यस, कैन देयर बी मोर देन वन नोट्स का रेफरेंस और मोर देन वन ईओएम मैटर? आ सकता है ना, क्यों नहीं आ सकता? बहुत कॉमन है, बहुत पुराना. अभी आपको स्पाइसजेट का रिपोर्ट दिखाता हूं, ओल्ड रिपोर्ट आता है. सी, एक ही मैटर आएगा, कोई ऐसा रेलेवेंस नहीं है. इंपॉर्टेंट क्या है? ऑल सिग्निफिकेंट मैटर्स जो मेरे को लगता है 705 में नहीं आते, जो मुझे लगता है 701 में नहीं आते, वो ईओएम में आ सकते हैं. कैम में तो बहुत कॉमन है मल्टीपल कैम में मैटर्स आना. की ऑडिट मैटर देख, नीचे दिख रहा है क्या? इमीडिएटली आगे पढ़ेंगे, ये देख बहुत सारे मैटर्स हैं. बहुत ही कॉमन है मल्टीपल मैटर्स आना. तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक सिंगल मैटर आएगा. सारे मैटर्स जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, किस लोकेशन में आएंगे वो बनाया है, कितने आएंगे वो तुम्हारे ऊपर है. इट्स प्योरली ऑन जजमेंट. अगर डिस्क्लेमर दिया तो ईओ में कुछ नहीं आएगा. अब देखो आपको आज बताएंगे आगे जाकर के, जब कैम में टच करेंगे, जब डिस्क्लेमर आता है तो कैम तो कंफर्म नहीं आता है. ऐसा स्टैंडर्ड में बोला है स्पेसिफिकली, व्हेन यू गिव अ डिस्क्लेमर डोंट इंक्लूड एनी मैटर इन कैम अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ या रेगुलेशन. ऐसा लैंग्वेज दी है. बट दे हैव यूज्ड द वर्ड कैम, दे हैव नॉट यूज्ड द वर्ड ईओएम. सो व्हाट मे हैपन इज आई गिव अ डिस्क्लेमर, डू यू गेट माय पॉइंट? बट स्टिल मुझे लगता है एक सिग्निफिकेंट मैटर था. डिस्क्लेमर इज स्टिल अ ओपिनियन, इट्स अ टाइप ऑफ ओपिनियन ओनली, नो मॉडिफाइड ओपिनियन. स्टिल अगर मुझे लगता है जब कोई ऑडिट रिपोर्ट पढ़ रहा है एक बेयर मिनिमम और सिग्निफिकेंट चीज पढ़ के जाए, व्हाई कांट आई इंक्लूड इन ईओएम पैराग्राफ? देखो डिस्क्लेमर दिया मतलब मुझे लगता है मुझे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा है, पर कुछ तो एविडेंस मिला भी होगा, और वो मैटर अगर सिग्निफिकेंट लग रहा है तो क्यों ईओएम में इंक्लूड ना कर पाऊं? दिस कैन बी आर्ग्यूमेंट. स्टैंडर्ड में ईओएम के बारे में नहीं जिक्र किया है, कैम के बारे में जिक्र किया है. वो क्यों किया ये भी बोलूंगा आपको मैं, क्योंकि कैम नॉर्मली मेरे ऑडिट के दौरान हमें ऐसे मैटर्स मिले होंगे जो बहुत सिग्निफिकेंट है. यहां पर कैम इसलिए नहीं आएगा बिकॉज ऑडिट कंप्लीट ही नहीं होता है इस केस में. सो दैट इज व्हाई कैम नहीं इंक्लूड करना रेलेवेंट है. ईओएम फिर भी आ सकता है. यस, आईएफसी का रिपोर्ट तो मेरा ही होता है ना. किसका और रेफरेंस देगी? एनुअल रिपोर्ट का एक्स्ट्रा रेफरेंस आ सकता है, बट नॉर्मली नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर होना ही चाहिए बिकॉज द डिस्क्लोजर इज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इफ यू रीड द डेफिनेशन, द डिस्क्लोजर इज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे पास डिस्क्लोजर ऑप्शन ही क्या है नोट्स के अलावा? एनुअल रिपोर्ट इज अ बिगर रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ इट. सो व्हेन आई से एनुअल रिपोर्ट में बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज है, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं है. नॉन डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ मिसस्टेटमेंट. अगर कोई चीज का डिस्क्लोजर आना चाहिए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज नहीं किया तो गलती हो गया ना ये टेक्निकली. एंड इफ इट्स अ मिसस्टेटमेंट आई शुड गो टू 705 नॉट 706 आइडियली. तो आपको 99.99% हमेशा नोट्स टू अकाउंट्स का रेफरेंस ही मिलेगा. क्या हो सकता है कभी कभी नोट्स टू अकाउंट्स प्लस एडिशनल रेफरेंस आ सकता है, पर नोट्स टू अकाउंट्स का रेफरेंस ना है ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज डेफिनेशन ही बोलता है द मैटर शुड बी प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आई डोंट हैव एनी ऑप्शन. और बोलो. Right? Continue. Notebooks, write down point number 4. Separate section for EOM paragraph. Number 4.
separate section for EOM paragraph. Separate section for EOM paragraph. नॉर्मली एक सेपरेट हेडिंग आएगा, उसके अंदर अगर एक ही मैटर हुआ तो सब हेडिंग नहीं आती है, अगर मल्टीपल मैटर हुए तो सब हेडिंग भी आ सकती है, ऑब्वियसली नंबर वन। नंबर टू, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नोट्स टू अकाउंट्स का रेफरेंस देना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, ऐसा मस्त प्रॉपर हेडिंग आना चाहिए, एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। उसके बाद में एग्जैक्ट क्या मैटर है उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आना चाहिए, एंड लास्ट में एक हेडिंग हमेशा आना चाहिए, दैट आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। अगर यहाँ पे मल्टीपल मैटर्स होते तो मैं ईओएम हेडिंग देता, इसमें एक सब हेडिंग आता नंबर ए, एंड इट कैन बी नंबर बी, दैट कैन बी अनदर सब हेडिंग इफ देयर आर मल्टीपल मैटर्स व्हिच आर डिफरेंट ऑल टुगेदर, एंड आप चाहते हैं मैटर्स को अलग अलग पढ़ें। लाइक एक एग्जांपल देखिए, की ऑडिट मैटर, इसके बाद कैन यू सी पहला मैटर पॉइंट नंबर ए, एक सेपरेट हेडिंग आएगा, आपको पढ़ाएंगे 701 जल्दी, मोस्टली टुमारो इटसेल्फ। दिख रहा है क्या, नंबर ए सेपरेट हेडिंग आइडियली, मतलब हर मैटर का अपना एक सब हेडिंग आएगा ताकि मेरे यूजर को समझे एग्जैक्टली ये स्पेसिफिक मैटर किस चीज के ऊपर है। इस तरीके से ड्राफ्टिंग किया जाता है। अंडर सेपरेट सेक्शन राइट डाउन पॉइंट नंबर ए, EOM matters, EOM matters shall be reported, EOM matters shall be reported under an appropriate heading that includes the term emphasis of matter. An appropriate heading that includes the term emphasis of matter. Point number B. The paragraph should include a clear reference. Paragraph should include clear reference to the matter being emphasized. Clear reference to the matter being emphasized and reference to respective notes to accounts. Reference to respective notes to accounts for details. Number C, auditor should clearly indicate, auditor should clearly indicate that his opinion is not modified. Clearly indicate that his opinion is not modified in respect of matter emphasized. Is not modified in respect of matter emphasized. जिस मैटर पे हमने एम्फसाइज करके ईओएम में इंक्लूड किया उस पे हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं आएगा, ये क्लियर स्टेटमेंट आना ही चाहिए, आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। ये स्टेटमेंट आपके ईओएम में आना ही चाहिए। तो सर ईओएम का मीनिंग, ड्राफ्टिंग करते वक्त नॉर्मली लैंग्वेज यही यूज करते हैं, वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट नंबर का रेफरेंस एंड कॉमा, जो मैटर आपको लिखना है वो आएगा, एंड लास्ट के अंदर आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव मैटर। इस तरीके का ड्राफ्टिंग आपने करना चाहिए। क्या आपको ड्राफ्टिंग ऑफ ईओएम समझा क्या? मतलब सर मीनिंग ऑफ ईओएम क्लियर है, हेडिंग आकर के ड्राफ्टिंग कैसे होगा वो क्लियर है, एग्जांपल्स ऑफ ईओएम क्लियर है, एंड बिफोर इंक्लूडिंग अ मैटर अंडर ईओएम कीप इन माइंड 705 एंड 701, इतना क्लियर है। इतना सब कुछ समझा क्या? You have 2 minutes, एक बार रीड कीजिए आपने क्या लिखा है। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, वी आर डन विद एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ।
अब देखो ईओएम एंड ओएम ऐसे स्टैंडर्ड्स है, इनका रेफरेंसेस ना बाकी स्टैंडर्ड्स में भी आता है। जब हम आगे 800 सीरीज में जाएंगे, 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स में जाएंगे, 710 में जाएंगे, 510 में जाएंगे, ईओएम एंड ओएम के रेफरेंसेस आते हैं। तो देखो अभी एक बार आपको पूरा मतलब समझाएंगे। जब उस स्टैंडर्ड में जाएंगे वहां एक नोट लिख देंगे कि भाई नॉर्मली इस सिचुएशन में ये मैटर कहां पर आएगा, ओएम में आएगा, ये मैटर कहां पर आएगा, ईओएम में आएगा। वो रेफरेंसेस ध्यान रखना। आज तक फाइनल के अंदर 560 में जाके ईओएम नहीं पूछा है, पर क्या पूछ सकता है, ऐसा स्पेसिफिक मैटर आउट ऑफ दीज 4 जो ईओएम में आएगा पर कैम में नहीं आएगा, वो आंसर सब्सिक्वेंट इवेंट होता है। तो जहां पर ऐसे के अंदर डायरेक्ट चीज दी है उस पर क्वेश्चनिंग किया जा सकता है, बाकी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। मे बी रियल लाइफ में आपको शायद काम में आएगा कि भाई इस मैटर से मुझे कैसे डील करना चाहिए। अदरवाइज फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारा अप्रोच है अभी तक वो बहुत ही सफिशिएंट रहेगा। कैन वी गो नेक्स्ट? कैन वी गो टू अदर मैटर पैराग्राफ? यू रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन ईओएम एंड ओएम? व्हाट इज अदर मैटर पैराग्राफ? एनुअल रिपोर्ट से भी आ सकता है, डिस्क्लोज नहीं रहेगा। कहां पर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अदर इंफॉर्मेशन देना चाहता है अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में रेफरेंस आएगा कि प्रीवियस ईयर का ऑडिट किसी और ने किया है। एग्जाम्पल तो सही है इसका, पर मतलब क्या है वो पैराग्राफ का? एग्जाम्पल सही है जो किधर भी नहीं आता वो ये भी सही बात है, गलत तो ये भी नहीं है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं है डिस्क्लोज्ड, ओके। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज नहीं किया, डोंट यू थिंक इट्स अ मिसस्टेटमेंट? इट्स नॉट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब मिसस्टेटमेंट होगा मटेरियल नहीं होगा, इसलिए वो में आएगा। आई एम आस्किंग यू, इट इज समथिंग व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उस पर टेंशन रखे, हाँ मतलब डिस्क्लोजर का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड है कि नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मस्त आंसर दे रहे हो यार, तू क्लाइंट को ऐसे बनाते ना तुम आराम से। बेचारा वो पूछते तुम बोलते हाँ, और एकदम कॉन्फिडेंस से बोलते जिंदगी में सामने वाले को। सुनो, देयर इज अ क्लियर डिफरेंस इन ईओएम एंड ओएम। ओएम क्या बोलता है? You include a paragraph in the audit report when you believe there is a matter which is important for my users. Same definition है, but why it is important, that answer is changing. सुनना, EOM वाला matter important था for fundamental understanding of financial statement. OM में आने वाला matter is not important to understand financial statement. It is important to understand auditor's report. It is important to understand auditor's responsibility. It is important to understand auditor's opinion. मतलब इस बार ये मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड ही नहीं है, ये किससे? इट्स ए कम्युनिकेशन बिटवीन ऑडिटर एंड यूजर्स। मतलब मेरे रिपोर्ट को पढ़ते वक्त ये मैटर पढ़ना, मेरे ओपिनियन को देखते वक्त ये मैटर पढ़ना, ओएम बहुत ट्रिकी है, आसान नहीं है, क्योंकि यहां पर ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रेफरेंस ही नहीं है। ये एकमात्र ऐसा पैराग्राफ है जो ऑडिटर को अलग से दिया है कि अगर तुझे तेरे यूजर्स को तेरे ही रिपोर्ट के बारे में, तेरे ही रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, तेरे ही ओपिनियन के बारे में कुछ और एक्सप्लेनेशन देना है तो उसको ओएम में इंक्लूड कर। ये बच्चा क्यों सही था आपको, वो एग्जाम्पल क्यों सही है बोलता हूं आपको, कम दे। लुक एट दिस एग्जाम्पल, इधर आओ। इतने सारे रिपोर्ट्स क्या को रखता है फालतू में, तुमको समझ में आएगा भी। TCS 2015-16, ठीक है, वाज द ऑडिटर, बराबर है। नेक्स्ट 16-17 सेम TCS है, वाज द ऑडिटर, लॉर्ड हैस्किंस एंड सेल्स, बराबर है। अगले ईयर में आते हैं 18, मतलब ये हो गया तुम्हारा 17-18, ठीक है। हु इज द ऑडिटर? चेंज हो गया ऑडिट फॉर्म, मतलब कहना इसे KPMG के लिए ये ईयर रहेगा SA 510 वाला ईयर। इट इज कॉल्ड एज इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। और नॉर्मली TCS के यूजर्स को क्या लगेगा,
इस साल केपीएमजी ने अगर साइन किया है तो लास्ट ईयर भी उन्होंने किया होगा। ये अजम्पशन होता है बिकॉज वी डोंट अपॉइंट द ऑडिटर फॉर 1 ईयर, वी अपॉइंट द ऑडिटर फॉर अ टर्म ऑफ 5 years वेरी मिनिमम, यस और नो आइडियली। तो इन सिंपल टर्म्स ये एक इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है जब एक एंटिटी टीसीएस का ऑडिट पहली बार कर रहा है, प्रीवियस ईयर के लिए वो ऑडिटर नहीं था। तब आप एक अदर मैटर पैराग्राफ का एग्जांपल देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स फॉर 31st March 2017, प्रीवियस ईयर का बात कर रहा है क्या, हैव बीन ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर, जिसने कौन सा ओपिनियन दिया, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया। उसका ऑडिट रिपोर्ट डेट क्या था, 18 अप्रैल 2017। चेक करके देखो 2016 था क्या 17 था, गलती से उसने 17 लिख दिया, नहीं सही है 17 ही होना चाहिए। अच्छा मैंने ही रिपोर्ट गलत पिक कर लिया, मैंने 17-18 का रिपोर्ट पिक किया, 16-17 का रिपोर्ट मिसिंग है, गलती हो गया। अरे वो वही साइन करेगा, मेरे को वही दिखाना था तुमको यार, अब थोड़ा तो ट्रस्ट करो यार आइडियली। अरे यार चीटिंग हो गया यार ये तो यार, अरे डेट सेम ही रहता है यार, समझो मेरा बात। अरे वो पहले 15 दिन में साइन कर देता है, इट्स कॉमन, मतलब क्रक्स। मैं क्या बोला है, चीटिंग हो गया मेरे साथ यार, मैं ढूंढ करके वापस लाएगा तुम्हारे सामने कल। बट पॉइंट क्या है इन सिंपल टर्म्स, अगर प्रीवियस ईयर का ऑडिट किसी और ने किया था तो मुझे रेफरेंस देना पड़ता है कि भाई लास्ट ईयर का ऑडिट किसी और ने किया है, उसने कौन सा ओपिनियन दिया है एंड एग्जैक्टली कौन सा डेट को ऑडिट रिपोर्ट साइन किया है। प्लस ये आपको 710 में पता चलेगा जाकर के, एक स्टेटमेंट भी लिखना पड़ता है, लुक एट दिस स्टेटमेंट, आवर ओपिनियन on consolidated Ind AS financial statement is not modified in respect of above matter। मतलब सुनो, यहां पर मैं ये भी बोल रहा हूं प्रीवियस ईयर का ऑडिट मैंने नहीं किया, किसी और ने किया था जिसने क्लीन ओपिनियन दिया, समझ रहे हो मेरा बात। इस साल मैंने ऑडिट किया और मेरा प्रीवियस ईयर पर भी कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, क्योंकि इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में आपको ओपनिंग बैलेंसेस भी चेक करने पड़ते हैं, और अगर आपको ओपनिंग बैलेंसेस में गलती मिल जाती है तो कैन आई एक्सप्रेस अ मॉडिफाइड ओपिनियन, यस। ये 510 बोलता है एंड 710 में भी सेम चीज का रेफरेंस आता है। मतलब बॉटम लाइन, आगे स्टैंडर्ड्स में जाऊंगा, घबराओ मत, आज तो सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूं। जब इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट होता है तो मुझे, दैट इज द न्यू ऑडिटर, हैज टू इंक्लूड अ मैटर अंडर ईओएम पैराग्राफ क्लियरली स्टेटिंग कि भाई प्रीवियस ईयर का ऑडिट किसी और ने किया था, उसने कौन सा ओपिनियन दिया था, उसका ऑडिट रिपोर्ट डेट क्या है, एंड क्या मैं उस ओपिनियन से अग्री करता हूं। तो इनडायरेक्टली व्हेन आई से नॉट मॉडिफाइड, दैट मींस आई अग्री विद द प्रीवियस ऑडिटर्स ओपिनियन। इस तरीके से ये मैटर आपको लिखना पड़ेगा। एक बात सोचो, ये मैटर क्या नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज होना चाहिए? नहीं, This is not related to financial statement. This is related to auditor's responsibilities. Because जब आप assume करोगे मैंने इस साल साइन किया, तो तुम ये भी assume करोगे शायद प्रीवियस ईयर भी मैंने साइन किया होगा। मैं मेरी responsibility को और क्लैरिफाई करना चाहता हूं that मेरा responsibility टेक्निकली किस ईयर से शुरू होता है, इस ईयर से शुरू होता है। प्रीवियस ईयर तक कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, जिसने ये ऑडिट रिपोर्ट साइन किया था। मतलब ओएम में आने वाला मैटर, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, आई विल शो यू वन मोर एग्जांपल। ओएम में आने वाला मैटर, ध्यान रखना मेरा बात, ऑडिटर के रिपोर्ट से रिलेटेड होता है, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड होता है, ऑडिटर के ओपिनियन से रिलेटेड होता है। इट इज नॉट रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसीलिए ये मैटर को हम अदर मैटर पैराग्राफ में लिखते हैं। जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको समझेगा क्यों डेफिनेशन बोलता है दैट दिस मैटर इज नॉट प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि इस बार सुनो, प्रेजेंटेड डिस्क्लोज करने की जरूरत ही नहीं है। अगर इसका प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आना चाहिए था तो ये 706 में नहीं आता था, ये 705 में ही आता था। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर का रिक्वायरमेंट है, तुम डिस्क्लोज ना करो, इट्स अ मिसस्टेटमेंट, इट्स अ क्लियर कट मिसस्टेटमेंट। तो सुनो, वो मिसस्टेटमेंट मटेरियल है कि नहीं है, उससे 706 का इंपैक्ट नहीं आएगा। ओएम वाले मैटर में इट्स ओके, इट्स वेरी कॉमन टू मेक दिस मिस्टेक। ओएम वाला मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड ही नहीं है। इट इज नॉट समथिंग दैट यू हैव टू मेक अ डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस मैटर इज कम्युनिकेशन बिटवीन ऑडिटर एंड यूजर, वेयर आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन माई ओपिनियन, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन माई रेस्पॉन्सिबिलिटीज, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन माई रिपोर्ट। सो दिस इज about auditor's report, about auditor's responsibility और about auditor's opinion। थोड़ा OM पैराग्राफ समझा क्या? पक्का ये कॉरस्पॉन्डिंग फिगर क्यों वर्ड यूज किया है, सब कुछ आपको बताया जाएगा
710 के अंदर। कहां बताया जाएगा? 710 इज अबाउट कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन। इट इज अबाउट कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन, जहां दो वर्ड्स आएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग फिगर एंड कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सुना है क्या कभी ऐसा नाम? वो 710 में आएगा, और 710 में ओएम का रेफरेंस सेम एज इट इज। ये जो सेम एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये क्लियर एग्जांपल आएगा एज इट इज, डोंट वरी। और ऐसे क्वेश्चंस उनको पसंद भी है एग्जाम में पूछना। ये क्वेश्चन वो इंटरमीडिएट में पूछ लेता, फाइनल का तो बात छोड़ो। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन इंटर आल्सो, रेफरेंस के लिए। थोड़ा सा ओएम पैराग्राफ समझ में आया क्या? पॉसिबल नहीं है, गाइडेंस नोट आया था उसके लिए, वो गाइडेंस नोट आया था उस चीज के रिगार्डिंग। और अगर मेरे को लगता है मैंने एक ऐसा प्रोसीजर लगाया जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था, नॉर्मली अब ये मैटर कैम में आना शुरू हो गया है कि ऑडिट मैटर पैराग्राफ के अंदर, पर जब तक कैम नहीं था इस तरीके का, अगर मेरे को एक्सप्रेशन देना है दैट इट इज बिटवीन मी एंड यूजर्स, where I am clarifying to them that I did this because of this reason, it can come under OM. But again, remember, this is not something which management has to report in notes to accounts. This is about auditor's work. This is about auditor's responsibility. So anything around that can come. अब वो कैम में आता है, क्योंकि कैम में लिखना पड़ता है हमने क्या प्रोसीजर लगाया, वो रिक्वायरमेंट कैम के अंदर आ गई है 701 में। समझा क्या? थोड़ा डेफिनेशन पड़ेगा ओएम का। चलो आओ, मीटिंग हुआ मेरे साथ, पहली बार ऐसा हुआ। नाइस, आई विल रिमेंबर। कम टू अदर मैटर पैराग्राफ। देखो, a paragraph included in the auditor's report that refers to a matter other than those presented or disclosed in fine, मतलब this matter is not presented or disclosed, क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इट इज नॉट प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज, ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट की गलती है, but because it is not required to be presented or disclosed. And देखो, that in auditor's judgment is relevant to my users. But why it is relevant? Sir, to understand the audit or my responsibility or my report. मतलब this matter is related to auditor's work and this is a communication between auditor and user, remember. तो ये मैटर कहां पर आ सकता है? OM में आ सकता है। डेफिनेशन लिखिए, एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। नोटबुक में जाइए, राइट डाउन अदर मैटर पैराग्राफ, अंडर दैट पॉइंट नंबर A, other matter paragraph, write down point number A. A paragraph included in the auditor's report, paragraph included in the auditor's report that refers to a matter included in the auditor's report that refers to a matter other than, that refers to a matter other than those presented or disclosed, other than those presented or disclosed in the financial statements, other than those presented or disclosed in the financial statements, and in auditor's judgment, in auditor's judgment, matter is relevant, in auditor's judgment, matter is relevant to users, relevant to users' understanding of, understanding of auditor's responsibility, or his audit report, auditor's responsibility or his audit report. मतलब ये मेरे ऑडिट से रिलेटेड है, मेरे रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है, मेरे रिपोर्ट से रिलेटेड है। इट्स अ कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड द ऑडिटर, वेयर यूजर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड माय वर्क बेटर थ्रू दिस मैटर। तो इस मैटर को मैं कहां इंक्लूड करूंगा? OM मैटर में इंक्लूड करूंगा। दैट इज कॉल्ड एज अदर मैटर पैराग्राफ। सर, EOM OM में डिफरेंस क्या है?
ईओएम वाला मैटर प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड है, कहां पर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ओएम वाला मैटर प्रेजेंटेड डिस्क्लोज नहीं है, क्योंकि ध्यान रखना है, डिस्क्लोजर का जरूरत ही नहीं है। यही ट्रिक है, आईसीआई आपको परेशान कर सकता है। एक ऐसा डिस्क्लोजर है जो आना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, पर कंपनी ने नहीं दिया है। अब ये मैटर ईओएम में तो नहीं आएगा। कैन दिस मैटर कम अंडर ओएम पैराग्राफ? नहीं, क्योंकि अगर इसका डिस्क्लोजर आना चाहिए था, देन इट्स अ मिसस्टेटमेंट, इट शुड गो टू 705, इट शुड गो टू 705, ना कि अदर मैटर पैराग्राफ। रिमेंबर दिस पॉइंट। इस तरीके से वो परेशान आपको कर सकता है। और ऑब्वियसली मतलब नॉन डिस्क्लोजर इज जनरली कंसिडर्ड बाय डिफॉल्ट एज अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, अनलेस दे डिफाइन द मटेरियलिटी, कि आपको 5% के ऊपर के शेयर होल्डर्स बताने पड़ेंगे, तो मटेरियलिटी डिफाइंड है जहां पर परसेंटेज में। अगर डिफाइंड नहीं है तो नॉन डिस्क्लोजर बाय डिफॉल्ट क्या माना जाता है? मटेरियल माना जाता है। मतलब इन सिंपल टर्म्स नॉन डिस्क्लोजर को मॉडिफिकेशन के अंदर कंसिडर करेंगे, ना कि 706 में अदर मैटर पैराग्राफ में। ध्यान रखना, ओएम पैराग्राफ का सिचुएशन ही अलग है। इज दिस क्लियर टू यू? एक बार डेफिनेशन को वापस से पढ़िए, फिर आगे बढ़ेंगे। विल टेक एग्जांपल्स। डन? चलो पहले एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं, वो तो मैं ढूंढ के तुमको दिखाएगा। एक एग्जांपल तुमको और दिखाते हैं पहले, एक और अदर मैटर पैराग्राफ। चलो ये देख लो। ऑडिट ऑफ सीएफएस, consolidated financial statements. Read this paragraph. ये आपने देखा होगा आर्टिकलशिप में, दिस इज वेरी कॉमन मैटर। अब सीएफएस के ऑडिटर हो, आपने अपने जजमेंट के बेसिस के ऊपर ऐसे कुछ सब्सिडीज को पिक किया है, ऑब्वियसली जिनका आपको टोटल वैल्यू तो दिखाना पड़ेगा। रेवेन्यू के टर्म्स के अंदर क्या नंबर है, नेट कैश इनफ्लोस क्या है, टोटल एसेट्स का वैल्यू कितना है, वो बताना पड़ेगा, जस्ट टू अंडरस्टैंड क्वांटिफाई, मतलब क्वांटिफिकेशन के बेसिस पे अमाउंट इन्वॉल्व कितना है। ये 9 सब्सिडीज के लिए आप क्या कर रहे हो? ऐसे 600 यूज कर रहे हो। व्हाट इज 600? यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। याद आ रहा है कि आपको ऐसा कुछ? मतलब सर इन सब्सिडीज के अपने खुद के डेडिकेटेड स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स रहेंगे, उनकी रिपोर्ट्स कंपनी के मैनेजमेंट के पास में आएगी, वो रिपोर्ट्स मैनेजमेंट से आप ऑब्टेन करोगे, वो रिपोर्ट्स को गो थ्रू करोगे, इफ रिक्वायर्ड बेसिक इंक्वायरीज वगैरह करोगे, एंड फिर इस रिपोर्ट पे रिलाई करते हुए आप ओपिनियन पूरे सीएफएस पे दे दोगे। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इस सिचुएशन में समझ में आया ना क्या हुआ? कि भाई हमने सीएफएस के ऊपर ओपिनियन दिया, बट हमने बोला 9 डायरेक्ट सब्सिडरीज है जिनके लिए हमने डिटेल में ऑडिट करने के बजाय उनके ऑडिटर की रिपोर्ट्स को यूज कर लिया, उनके ऑडिटर की रिपोर्ट्स को क्या कर लिया? यूज कर लिया। और हमें कोई तकलीफ नहीं लगती, हमने इस पूरे सिचुएशन के ऊपर क्लीन ओपिनियन दिया है। ऑब्वियसली मॉडिफिकेशन देना होता तो ओएम में क्यों लिख देते? 705 में चले जाते थे डायरेक्टली। बराबर है कि नहीं है? कह रहा इससे ये मेरे काम के रिगार्डिंग मैं चाहता हूं मेरे यूजर को पता होना चाहिए कि ऑल्दो माय ओपिनियन इज ऑन एंटायर सीएफएस, बट देयर आर फ्यू सब्सिडरीज जो मैंने खुद डिटेल में चेक नहीं की है, उसके लिए मैंने कोई और प्रोसीजर लगाया है, उनके ऑडिटर की रिपोर्ट्स को इवैल्यूएट करके उन पर रिलाई किया है। एम आई अलाउड to use the work of another auditor? Yes. एक स्पेसिफिक ऐसे है, कौन सा? SA 600 जो बोलता है using the work of other auditor. The other auditor can be a branch auditor. Obviously अगर एक ही बड़ा कंपनी है, कंपनीज अलग अलग नहीं, कंपनी एक ही है, उसके अंदर ब्रांचेस हैं, तो ब्रांच का ऑडिटर भी अदर ऑडिटर कहला सकता है। और अगर इफ इट्स अ कंसोलिडेशन, दैट मींस अ ग्रुप कंपनी, तो सब्सिडरीज का ऑडिटर क्या कहलाएगा? अदर ऑडिटर कहलाएगा। दैट इज माय SA 600। स्पेसिफिक ऐसे है, सिलेबस में है आपके
आपके डिटेल में पढ़ाएंगे, आपके सिलेबस में तो ऑडिट ऑफ सीएफएस भी है। ऑब्वियसली होना ही चाहिए ना यार, तो मतलब तो होना ही चाहिए ना, मतलब अब कब वापस, इसीलिए होना ही चाहिए, बराबर है। अब मतलब अजम्पशन है कि आप सब पढ़ के आए हो, तो उस सबसे वो भी पार्ट है। मतलब 600 बहुत डिटेल में, बॉटम लाइन इट्स इन एक्सट्रीम एक्सट्रीम डिटेल, अच्छे से पढ़ेंगे। बट अभी आपको ये समझना जरूरी है ये मैटर ओएम में क्यों आ रहा है, बिकॉज दिस मैटर इज although about financial statements but it is not important for my users to understand financial statements। इससे why would I disclose this in notes to accounts? कंपनी क्यों लिखेगा कि ऑडिटर ने 9 सब्सिडरी चेक नहीं किया है? अरे बराबर है क्या? कंपनी का इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। मुझे मेरे काम के बारे में एक मैटर मेरे यूजर्स को बताना है, तो मैं बोल रहा हूं इन सब्सिडरीज को मैंने खुद डायरेक्टली चेक करने के बजाय इनके स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स में रिलाई करते हुए ओपिनियन दिया है। तो एक बात मेरे दिमाग में है, अब मेरे को आपसे क्वेश्चन पूछना है। अगर मान लो इन 9 सब्सिडरी में कोई प्रॉब्लम मिलता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? ये जो अदर ऑडिटर है वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, या जो साइन करने वाला आदमी वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा? Deloitte is signing on the CFS. CFS will include these 9 direct subsidiaries, बराबर है कि नहीं है? इन 9 सब्सिडरी में से किसी में अगर प्रॉब्लम मिलता है तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? Deloitte रिस्पॉन्सिबल है, द वन मिस्टर पी आर रमेश हु इज साइनिंग, इज अ वेरी फेमस पर्सन, द वन मिस्टर पी आर रमेश हु इज साइनिंग, वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे क्योंकि वो सीएफएस के ऑडिटर है, या उन्होंने जिसके काम पे रिलाई किया, जिसके ऑडिट रिपोर्ट पे रिलाई किया, वो इंसान रिस्पॉन्सिबल रहेगा? आपको डाउट समझ में आया क्या? Is Mr. PR Ramesh, that is the auditor for CFS, responsible, और जो सब्सिडरी का स्पेसिफिक ऑडिटर है वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा? दोनों होंगे? नहीं नहीं दिया था ना, क्लियर, उसने क्लीन ही दिया होगा, इसलिए मैं सब क्लीन कंसीडर कर रहा हूं। ये हम बाद में ही बात कर रहे हैं, मतलब लेट्स से दिस इज मोर लाइक इन्वेस्टिगेशन हुआ, आपको फ्रॉड मिला या प्रॉब्लम मिली, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? देखो एक्चुअली में दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड दिस इज वेयर स्टैंडर्ड हैज नॉट बीन क्लियर एट ऑल। दिस इज द ओनली मिसिंग पार्ट। मतलब हर स्टैंडर्ड में कुछ एक मिसिंग चीज होती है ना, ये 600 का मिसिंग पार्ट है, जिसके ऊपर बहुत लोगों ने आर्टिकल्स भी लिख दिए कि आपने स्टैंडर्ड में और क्लैरिफिकेशन देना चाहिए अबाउट डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अदरवाइज डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अनक्लियर है स्टैंडर्ड में, ऑल्दो स्टैंडर्ड में अनक्लियर है, बट इन रियलिटी इट इज ऑलवेज क्लियर, बिकॉज जो साइन करने वाला आदमी है ना, वो पूरा मैनेजमेंट से, उस ऑडिटर से सब लिखवा के रखता है। एंड जनरली 100% अगर डेलॉइट का पीआर में साइन कर रहा है और 9 सब्सिडरी का ऑडिटर भी डेलॉइट ही होगा। अरे वो बस डेलॉइट के ही लोकल फर्म दूसरी रहेगी, समझ रहे हो क्या मेरा बात? वो जानबूझ करके ट्राई करेगा उसके ग्रुप के पास ही वो ऑडिट होना चाहिए, तो ही वो इजीली रिलाई कर पाएगा, क्योंकि तब वो वर्किंग पेपर्स भी मांग सकता है, क्योंकि सेम एंटिटी रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? इफ इट इज सम अदर एंटिटी, वर्किंग पेपर्स मांगना इम्पॉसिबल हो जाएगा, इंक्वायरीज वगैरह करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए नॉर्मली इट गोज टू अ ग्रुप, एक ही ग्रुप के पास में आपके ऐसे मेजोरिटी छोटे छोटे सब्सिडरीज का ऑडिट रहेगा। हालांकि स्टैंडर्ड अनक्लियर है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का आएगा, ये कोर्ट ऑफ लॉ में डिसाइड किया जाएगा कौन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, वो सब्जेक्टिव रहेगा। इसमें सीएफएस का ऑडिटर बस एक ही पॉइंट पे बच सकता है, पता है क्या? something which is material at a subsidiary level can be immaterial at a CFS level. Are you understanding my point? इस वजह से बस वो बच सकता है, और कोई लॉजिक नहीं है। रादर उस दिमाग में उस चीज को रखते हुए ही उसने उसके काम पे रिलाई कर लिया होगा। तुम समझ रहे हो क्या मेरा बात? उसे समझ गया होगा इंडिविजुअली इधर कुछ अगर हो भी गया ना, तो भी वो मेरे लिए मटेरियल नहीं होने वाला है, और मतलब मैं अपने आप को डिफेंड कर लूंगा मटेरियलिटी के बेसिस पे, बट वो इंडिविजुअल सब्सिडरी का जो ऑडिटर है वो डिफेंड नहीं कर पाएगा। इसीलिए जनरली आई एम टेलिंग यू, व्हेन वी कम टू कंक्लूजन, जो मेन सब्सिडरी का ऑडिटर होता है पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका आता है, क्योंकि सीएफएस वाला इनडायरेक्टली बच जाता है मटेरियलिटी की वजह से। आपको मालूम रहेगा इन टाटा ग्रुप वगैरह में तो सब्सिडरीज का वैल्यू, द एंटायर सब्सिडरी इज इमटेरियल, मतलब जो अपन सीएफएस लेवल का मटेरियलिटी बनाते हैं ना, उससे पूरा सब्सिडरी खत्म हो जाता है। आई होप यार, ऑब्वियसली यार, मतलब होगा ही ना यार, वे टॉकिंग अबाउट रियली बिग एंटिटीज। तो उस केस में सीएफएस ऑडिटर के पास थोड़ा लिबर्टी होता है कि वो इस मटेरियलिटी को अपने हिसाब से यूज कर सकता है, और होना भी चाहिए ना यार। 70-80 सब्सिडरी होते हैं, तुमको लगता है कंसोलिडेटेड ऑडिट इजी रहेगा? तो कितना टफ काम रहेगा आइडियली। मतलब आरआईएल का कंसोलिडेशन वगैरह देखोगे, पीपी के नंबर्स देखोगे, बहुत चैलेंजिंग नंबर्स होते हैं, इट्स नॉट अ इजी जॉब। तो उनको थोड़ा लिबर्टी मिलना भी चाहिए मटेरियलिटी के बेसिस के ऊपर, बिकॉज ओपिनियन ओवरऑल लेवल पे रहता है हमेशा। याद रखना, वर्ड इज रीजनेबल अश्योरेंस, ना कि एब्सोल्यूट अश्योरेंस।
थोड़ा समझ में आया क्या? ये डिस्कशन 600 में और करेंगे, अभी के लिए दिस इज वन मोर एग्जांपल अंडर अदर मैटर पैराग्राफ. राइट डाउन पॉइंट नंबर 2. Example of matters, examples of matters which can be included under other matter paragraph. Matters which can be included under other matter paragraph. Number A, in case of initial audit engagement, in case of initial audit engagement, in case of initial audit engagement, reporting about previous years, reporting about previous years auditor's report. ब्रैकेट्स में लिखो SA 510 पढ़ाएंगे. Number B, when auditor is using the work of other auditor, when auditor is using the work of other auditor, when auditor is using the work of other auditor as per SA 600, when auditor is using the work of other auditor as per SA 600, तब भी OM पैराग्राफ आ सकता है. Example number 3, example number 3, SA 710, SA 710 may require reporting under OM, reporting under OM in certain circumstances, etc. 710 भी बताएंगे आपको कि जब नॉर्मली कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है, मतलब मेरा रिपोर्ट करंट ईयर एज वेल एज प्रीवियस ईयर में आता है और प्रीवियस ईयर का ऑडिटर कोई और होता है, और अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वगैरह हुआ तो ओएम में जाना पड़ता है मेरे को, तब भी यस. देखो, there are two words. One is called as using the work of management expert. Second is called as auditor's expert. Management expert is considered as a audit evidence normally. तो वो मेरे लिए 701, 705, 706 में EOM में किधर भी आ सकता है, क्योंकि वो ऑडिट एविडेंस है. या तो उसके बारे में नोट्स टू अकाउंट्स में रेफरेंस होगा तो मैं उसे EOM में कंसिडर कर सकता हूँ. बट जनरली अगर वो मेरे लिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, मैं ऑडिट रिपोर्ट में कहीं लिखता नहीं हूँ उसके बारे में. मैं ऑडिट रिपोर्ट में किसके बारे में लिख सकता हूँ, वो होता है ऑडिटर्स एक्सपर्ट. जब मुझे लगता है, आपको 620 पढ़ाएंगे, आपके सिलेबस में है SA 620, यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट. अगर मान लो मैं एक एक्सपर्ट का काम यूज कर रहा हूं, उसके काम की वजह से मेरे को लगता है कंपनी के अंदर एक मॉडिफिकेशन आना चाहिए, और अब मुझे लगता है मेरे यूजर को ये मॉडिफिकेशन समझने के लिए ये रेफरेंस देना जरूरी है कि इसकी रिपोर्ट के बेस पे मॉडिफिकेशन आया है, तो मैं उसका जिक्र अपने ऑडिट रिपोर्ट में करता हूं. पर वो भी किधर आएगा पता है क्या? बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर, क्योंकि मैं उसकी वजह से मॉडिफिकेशन दे रहा हूं. ऐसे क्लियर है. अगर मॉडिफाइड नहीं आ रहा है ना, तो आपको एक्सपर्ट के बारे में रिपोर्ट में लिखने का कोई जरूरत नहीं है. 620 इज वेरी क्लियर अबाउट इट. विल डिस्कस, डोंट वरी. कब आएगा? ओके. अभी नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, नॉर्मली लेट्स से एक सब्सिडरी है, उसके अंदर एक मॉडिफाइड ओपिनियन है, लेट्स से क्वालिफाइड ओपिनियन. एग्जांपल, एडवर्स डिस्क्लेमर इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि एडवर्स डिस्क्लेमर हुआ तो सीएफएस के लिए रिस्क बहुत बढ़ जाती है. क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 ये बनेगा, वो सब्सिडरी कितनी मटेरियल है. अगर वो मटेरियल सब्सिडरी, एक वर्ड भी डिफाइंड है CBLODR में, इफ इट इज अ मटेरियल सब्सिडरी, तो मेरे लिए एंगेजमेंट एट अ CFS लेवल एक्सेप्ट करना भी रिस्की बन जाता है, बिकॉज वहां पर ऑलरेडी एडवर्स या डिस्क्लेमर आ चुका है. तो वहां तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाएगा. वो सिचुएशन को हम एड्रेस ही नहीं कर सकते. हम क्या एड्रेस कर सकते हैं? एक सब्सिडरी में क्वालिफाइड है, मैं CFS का ऑडिटर है, क्या मुझे वो क्वालिफाइड देना जरूरी है क्या? ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है. समथिंग विच इज मटेरियल एट अ सब्सिडरी लेवल मे बी इमटेरियल एट अ CFS लेवल. बट जब मैं
600 यूज करता हूं यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। मैं स्मार्टली जानबूझ करके ट्राई करके वो सब्सिडरीज ही इग्नोर करना चाहूंगा जिधर क्लीन ओपिनियन है, क्योंकि जहां पर अगर मॉडिफाइड ओपिनियन है तो मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट एरियाज बन जाएंगे चेक करने के लिए। और अगर लेट्स से मैंने उस केस में इग्नोर किया तो मेरे को बोलना पड़ेगा कि वहां पर भी उस ऑडिटर ने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था। रादर उस केस में मेरे रेस्पॉन्सिबिलिटी पे क्वेश्चन आ जाएगा, जब एक ऑडिटर ने ऑलरेडी मॉडिफाइड दिया है, तुमने बिना कुछ काम किए कैसे उसको इग्नोर कर दिया, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। नॉर्मली क्लीन ओपिनियन के केस में हम रिपोर्ट्स को पिक करते हैं आइडियली। समझा क्या? नहीं पिक कर सकते। और क्या मैं क्लीन दे सकता हूं? हाँ, क्लीन देना अलाउड है, क्योंकि समथिंग विच इज मटेरियल एट अ सब्सिडरी लेवल मे बी इमटेरियल एट अ सीएफएस लेवल, दैट इज पॉसिबल। हम्म 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 हम्म। अदर मैटर में क्यों लिखेंगे उसको? इसलिए कैम में आ जाएगा अगर वो तेरे को सिग्निफिकेंट लगता ही है तो। बिकॉज कैम में आने के लिए सुनो, ईओएम में आने के लिए डेफिनेशन क्या बोलता है? इट शुड बी प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ईओएम का डेफिनेशन क्या बोलता है? अ मैटर शुड बी प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैम में ऐसा कुछ भी नहीं है। कैम बोलता है एनी मैटर विच यू बिलीव इज सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग योर ऑडिट यू कैन इंक्लूड अंडर की ऑडिट मैटर। पढ़ाएंगे आपको। ओएम के अंदर मेरे रिपोर्ट रिलेटेड आता है, मेरे रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड आता है। इट्स मोर अबाउट माई कंक्लूजन, इट्स ऑल अबाउट माई ओपिनियन, हाउ डिड आई अराइव एट दैट। उस ब्रॉडर चीजों के बारे में डिस्कशन होता है। इंडिविजुअलिस्टिक चीजें ओएम में नॉर्मली नहीं आती है। तो वो नोटिस करना, वो सब्सिडरी के बारे में इंडिविजुअल नाम वाम भी नहीं दे रहे। वो क्या बोल रहा है? ओवरऑल इतनी सब्सिडरी के नंबर से हमने ऐसा किया। सो ओवरऑल जो इंफॉर्मेशन है वो ओएम में आएगा। वेरी स्पेसिफिक व्हाट यू टॉकिंग कैन कम अंडर कैम, इट विल नॉट कम अंडर ओएम। मतलब मैंने कभी नहीं देखा, मेरे को नहीं लगता है पर्सनली। प्लस वो डेफिनेशन में फिट नहीं होगा, क्योंकि तू बोल रही है इन्वेंट्री के एक स्पेसिफिक एरिया में उन्होंने ऐसा नहीं किया। व्हाई शुड आई राइट टू यूजर्स अंडर अदर मैटर पैराग्राफ? इन अदर मैटर दे आर थिंकिंग इट इज अबाउट ऑडिटर what you are writing. This is not about auditor, this is about inventory. Inventory is a part of financial statement. I will include that under CAM. उसमें रादर कैम में लिख करके बोलना चाहिए हमने क्या प्रोसीजर लगा के इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। कैम में लिखना पड़ता है हाउ डिड यू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, ऐसा। चलें, लेट्स गो नेक्स्ट आगे। अदर मैटर पैराग्राफ का मीनिंग हो गया एंड एग्जांपल्स हो गए, दोनों चीज क्लियर है पक्का से। अब एक सिंपल चीज है, यहां रेफरेंस नहीं है, फिर भी सोचो कोई मैटर पे मॉडिफिकेशन आना चाहिए तो क्या वो ओएम में आएगा? बिल्कुल नहीं, उसने का बात ही नहीं है। इन्होंने सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए 701 का रेफरेंस भी दिया है, बट रियलिटी में 701 दैट इज की ऑडिट मैटर एंड ओएम का कोई रिश्ता नाता नहीं है। कैम के मैटर्स कंप्लीटली अलग है, ओएम के मैटर्स कंप्लीटली अलग है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक मैटर्स और कैम में आएगा तो कैम को प्रेफरेंस देना, नहीं भाई। कैम है ही अलग, की ऑडिट मैटर इज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। कल हमारा डिस्कशन पूरा की ऑडिट मैटर पे ही होगा, घबराओ मत। प्रॉब्लम किधर आ सकता है? ये मैटर ईओएम में आएगा या कैम में आएगा, वो दोनों का डेफिनेशन क्लोज है। अदर मैटर इज एब्सोल्युटली डिफरेंट ऑल टुगेदर। सिर्फ स्टैंडर्ड में बोला है ये जरूर कि कोई मैटर को ओएम में इंक्लूड करने से पहले सोच लेना ये की ऑडिट मैटर अगर मैं फिट होता है तो पहले की ऑडिट मैटर में चले जाना, कुछ ना बचे तो अदर मैटर पैराग्राफ के बारे में सोच सकते हो। बट रिमेंबर वो ओएम के डेफिनेशन में फिट ही नहीं होगा, बिकॉज ओएम का डेफिनेशन टॉक्स अबाउट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, टॉक्स अबाउट ऑडिटर्स ओपिनियन, इट टॉक्स अबाउट ऑडिट, इट डज नॉट टॉक अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इज दिस क्लियर टू यू? देखो नोटबुक में पॉइंट नंबर 3, when to issue OM paragraph in the audit report. When to issue OM paragraph in the audit report. काम करो, पढ़ के देखो, ऐसा लग रहा है कि डेफिनेशन रिपीट कर रहा है पूरा का पूरा। रीड दिस। other than those presented or disclosed in financial statement, but it is relevant to users understanding either of audit or my responsibilities or my report. मतलब in simple terms ये यूजर के लिए इंपॉर्टेंट है बट ये प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज नहीं है। कहना इसे बिल्कुल एज इट इज डेफिनेशन है मेरा। आगे देखो क्या बोलता है, प्रोवाइडेड दिस इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन। देखो ऐसे में ऐसा बहुत जगह पे बोलेगा कि लॉ या रेगुलेशन को ऐसे ओवरराइड नहीं कर सकता है।
ये हर जगह लिखना जरूरी इसलिए है बिकॉज जब ऐसे बनाया जा रहा है, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट लॉज, दे नो दैट देयर आर एन नंबर ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस। इन सेबी भी नई गाइडलाइंस लेके आ सकता है, आरबीआई नई गाइडलाइंस लेके आ सकता है, स्टैंडर्ड हर दिन नहीं बदलता है। तो स्टैंडर्ड ने बाय डिफॉल्ट क्या बोला, कोई भी लॉ या रेगुलेशन प्रोहिबिट करेगा या लॉ या रेगुलेशन बोलता है ऐसा करना पड़ेगा, तो वो करना पड़ेगा, ऐसे उसको ओवरराइड नहीं कर सकता है। लॉ या रेगुलेशन को पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। इफ दे डू नॉट से एनीथिंग देन कम टू एसे, रिमेंबर दिस। मतलब essays will never contradict with any law or regulation, ये उनका ऑब्जेक्टिव है। जनरली हो सकता है कंपनी का सीएजी आप पे रिस्ट्रिक्शन लगाए कि कुछ मैटर्स अदर मैटर में नहीं आने चाहिए। अब देखो, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पहली बार एक लाइन की ऑडिट मैटर में लिखी हुई है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, फाइनल में उन्होंने नहीं लिखा है अनफॉर्चुनेटली, पर जो बेयर ऐसे उधर लिखा है, आपको एक बात समझाता हूं। लेट्स से मैं एक गवर्नमेंट एंटिटी का ऑडिट कर रहा हूं। अब गवर्नमेंट एंटिटी का ऑडिट करते वक्त मुझे कोई ऐसा मैटर मिला जो प्रॉब्लमेटिक था, ठीक कर दिया गया, एक्शन ले लिया गया, बट क्या मुझे ऑडिट के दौरान ये प्रॉब्लमेटिक मैटर मिला था? क्या इसका मुझे रिपोर्टिंग, प्रॉब्लमेटिक मैटर मतलब फ्रॉड रहेगा, समझ रहे हो मेरा बात? एंड मैं आगे डिटेल में नहीं बोलना चाहूंगा, थोड़ा समझ जाओ। पीपीपीस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, पैसा घूम के आया होगा, इतना समझ सकते हो। गवर्नमेंट एंटिटीज के थ्रू रेलवेज में सामान खरीदना था, हायर प्राइस पे खरीद लिया, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्या ऑडिटर को प्रॉब्लम्स मिल सकते हैं? बराबर है। अब ये गलती थी, ठीक हो चुकी है, मैंने सीएजी को बता दिया। लेट्स से इफ सीएजी अपॉइंटेड द ऑडिटर इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट एंटिटी, सीएजी में पुट रेस्ट्रिक्शन, डोंट इंक्लूड दिस मैटर अंडर कैन और ओएम। द रीजन इज नॉट बिकॉज इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, द रीजन इज it may create a fear in the minds of public, it may create a reputation problem in the minds of public at large। तो कभी कभी ऑडिटर को भी एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा है। अब सीएजी मतलब रेगुलेटरी अथॉरिटी हो गया तेरे लिए इनडायरेक्टली। वो अगर तेरे को बोल रहा है ऐसे मैटर्स तो तेरे ऑडिट रिपोर्ट में नहीं लिखेगा, तुमने हमको रिपोर्ट किया बराबर है, हमारे रिपोर्ट्स के थ्रू कैसे पार्लियामेंट तक पहुंचाना है, कैसे कमिटीज तक पहुंचाना है, ये हमारा काम है, तेरे रिपोर्ट में ये नहीं आएगा। इफ देर इज अ रिस्ट्रिक्शन देन रिमेंबर ऑडिटर ऐसे पे जाएगा, पर ऐसे खुद बोलता है तुझे लॉ और रेगुलेशन को ओवरराइड नहीं करना है, तुझे उसको रिस्पेक्ट करना है। आइडियली कैम में क्लियरली लिखा है, अगर जो नया वाला स्टैंडर्ड बनाया ना 701 इज द न्यू स्टैंडर्ड, उन्होंने क्लियरली बोला, मैं तुमको दिखा भी दूंगा एक लाइन जहां बोला है कि अगर आपको लगता है कोई ऐसा मैटर है जो शायद पब्लिक आईज में एक फियर या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, तो आप अपने ऑडिट रिपोर्ट में मत लिखो, क्योंकि इससे शायद पब्लिक सेंटिमेंट बहुत नेगेटिव हो सकता है टुवर्ड्स अ गवर्नमेंट और टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर कंपनी और एंटिटी। इसलिए थोड़ा आपको उस चीज को भी केयरफुली देखना पड़ेगा। ये सिचुएशंस बहुत रेयरली होते हैं, आई विल बी ऑनेस्ट, इट्स नॉट समथिंग व्हिच विल हैपन इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। बट वो ये बोल रहा है कि आप एज अ ऑडिटर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करो, सब रिपोर्ट करो, बट कहीं कहीं पे कुछ चीजें रिपोर्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा एक ब्रॉडर पिक्चर भी कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे याद है कि प्रोपराइटी ऑडिट कॉन्सेप्ट था, सब कुछ बराबर होगा पर फिर भी तेरी जजमेंट में चीजें इम्प्रॉपर है, याद आ रहा है क्या? प्रोपराइटी ऑडिट गवर्नमेंट ऑडिट के अंदर ये वैसा ही पावर है जहां पे तू एग्जीक्यूट कर लेगा तुझे प्रॉब्लम मिल जाएगी, बस तू रिपोर्टिंग के लिए क्या लगा रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन में रखो और अपने सीएजी या रेस्पेक्टिव थर्ड पार्टीज को आप रिपोर्ट्स पहुंचा दो, बट आपके ऑडिट रिपोर्ट में मत आने दो। तो ऐसे चीजों को कभी कभी रेस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है। तो सिंपल बात है, एसेज में बहुत जगह लाइन मिलेगी अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉज एंड रेगुलेशन। मतलब सर अगर लॉ या रेगुलेशन प्रोहिबिट करता है, रेस्ट्रिक्ट लगाता है, तो ऐसे कुछ नहीं कर सकता है। एंड दूसरा पॉइंट देखो, व्हेन एसे 701 अप्लाइज, क्या ये मैटर हमको लगता है कैम में आना चाहिए? अगर हाँ तो वो कैम में आएगा, वो कहां नहीं आएगा, ओएम में नहीं आएगा। हालांकि इन रियल लाइफ जब मैं आपको की ऑडिट मैटर कल पढ़ाऊंगा, आपको लगेगा इसका अदर मैटर से कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, इट्स जस्ट दैट 706 को रिवाइज किया 701 आने के बाद में। तो ये सेंटेंस ना बाय डिफॉल्ट ईओएम के लिए भी लिख दिया एंड ओएम के लिए भी लिख दिया। इज दिस क्लियर टू यू? इस पूरे पैराग्राफ में कुछ भी नया नहीं है, नोटबुक में आई है। मैं आपको बोलता हूं एक लाइन जो आपको पता होनी चाहिए। व्हेन टू इशू अदर मैटर पैराग्राफ इन द ऑडिट रिपोर्ट, लिखो पॉइंट नंबर ए, इंक्लूड डेफिनेशन ऑफ ओएम। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख दोगे ओएम का। Number A, include definition of OM. Number B, before including a matter in EOM, before including a matter in OM, consider
that whether it is prohibited by any law or regulation, consider that whether it is prohibited by any law or regulation, and whether such matter is determined, whether such matter is determined to be a key audit matter, whether such matter is determined to be a key audit matter. अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली ये मैटर ओएम पैराग्राफ में नहीं आना चाहिए. अच्छा एक बात बताओ, ईओएम या ओएम में लिखने से पहले क्या आपने ये मैटर को टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट से डिस्कस करना चाहिए? ये चीज ना 705 706 सबके लिए स्टैंडर्ड है, ध्यान रखना मेरा बात. एक नोट लिखवा रहा हूं आपको, कॉमन नोट रहेगा. 705 के लिए, 701 के लिए, 70 सबके लिए आइडियली ध्यान रखना. राइट डाउन अ नोट. बिफोर इंक्लूडिंग any matter, before including any matter under EOM, comma OM, comma as a modification or under CAM, auditor should communicate, auditor should communicate with TCWG regarding auditor's expectation and proposed wording, auditor's expectation and proposed wording in the audit report, proposed wording in the audit report. ध्यान रखना, कभी भी ये मैटर्स को ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करने से पहले आपने एक प्राइमा फेसिया कम्युनिकेशन करना चाहिए टीसीडब्ल्यूजी के साथ में, एंड ऑब्वियसली उनको बताना चाहिए हम ये मैटर इंक्लूड करना चाहते हैं, ये मैटर का वर्डिंग कैसा रहेगा. आपको आसान लग रहा होगा, ईओम वगैरह के मैटर बिना टीसीडब्ल्यूजी मतलब ऑडिट कमेटी को दिखाए आप ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं. दिस कैन नॉट कम एज अ सरप्राइज, रिमेंबर दैट दे शुड नो रियली वेल. इसीलिए वर्डिंग्स जब बनाने के लिए बोलते हैं, आपको बोला कि कभी आई स्टिल रिमेंबर हमारे आर्टिकलशिप में तो ऐसा बोल देते थे, चल तू लिख करके लाते रहे हिसाब से, बहुत गालियां पड़ती थी ऑब्वियसली. प्रॉब्लम क्या है, पहले रेफरेंस देते नहीं थे कि कहाँ से उठाने का है. अब अपने को बहुत पता है कि किधर से भी उठा सकते हो आप आइडियली, कि आप रेफरेंस सिमिलर मैटर किधर भी मिल जाएगा, इतना मुश्किल चीज़ नहीं है. कुछ नहीं मिला तो बेयर एसेस में चले जाने का, उधर तो लैंग्वेज रहता ही है. बट ऑन दैट टाइम ऐसा एक्सेस नहीं हुआ करता था. आई एम टॉकिंग अबाउट 2008 9 10, तब ऐसा बोलो ड्राफ्ट करने का, और इंग्लिश भी बहुत ही अच्छी हुआ करती थी, तब अपने हिसाब से ड्राफ्टिंग करके लेके जाते थे, और ऑब्वियसली सीनरी बहुत दोनों ही करता था. बट इन जनरल ड्राफ्टिंग आपको करके उनको दिखाना पड़ता है. कभी कभी अगर क्वेश्चनेबल सेंटेंसेस अगर अपन यूज कर लेते हैं तो मैनेजमेंट उसको डिसएग्री भी करता है और बोलता भी है कि भाई ऐसा कुछ सेंटेंस वगैरह यूज मत करो जिससे, क्योंकि क्या है ना, एक जो आपका इन्वेस्टर है वो कभी कभी ऐसे एक लाइन को पिक करके बहुत बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कंपनी के लिए क्रिएट हो सकता है. इसीलिए थोड़ा सा बहुत केयरफुल होना चाहिए वर्डिंग्स को लेकर के. बहुत आर्ग्यूमेंट आज अगर जहां होता है ना वो कैंप पे होता है, की ऑडिट मैटर पे, क्योंकि उसके अंदर बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है. ईओएम वगैरह में एक्सप्लेनेशन बहुत लिमिटेड होता है, तो फिर भी यहाँ पे चीजें चल जाती है, क्योंकि नोट्स टू अकाउंट्स का रेफरेंस देना है ईओएम में, तो नोट्स टू अकाउंट्स तो मैनेजमेंट खुद ही लिखने वाला अपने सबसे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट आपका काम बनता है, ड्यूटी बनता है, आप कम्युनिकेट करें, उसके बाद में ही उन चीजों को अपने ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करें. इज दिस क्लियर टू यू? एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ आपको आना चाहिए. 2 मिनट स्पेंड कीजिए, गो थ्रू कीजिए एक बार. इफ यू आर कंफर्टेबल विल गो नेक्स्ट. कॉन्फ्लिक्ट हो गया किस चीज से रिगार्डिंग?
हाँ हाँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ मैनेजमेंट, एक एग्जांपल थर्मैक्स बोलता है, मैंने थर्मैक्स के मैनेजमेंट को बोला, एग्जांपल है, ईवाई साइन करता है यार, मतलब तो लेट्स से फॉर एग्जांपल वी टेल देम दैट हमको लगता है आपके नोट्स वोट्स में जो मैटर आया है ये ईओ में आना चाहिए, वो बोलता है अननेसेसरी है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, दे मे से दैट, बट इफ यू बिलीव इट इज सिग्निफिकेंट यू टेल देम सर वी वुड रिक्वेस्ट यू दैट दिस शुड बी पार्ट ऑफ आवर ऑडिट रिपोर्ट, रिक्वेस्ट बोलने के लिए नहीं माने तो मेरे ऑडिट रिपोर्ट में आएगा, ऑब्वियसली ऑडिट रिपोर्ट में साइन करने वाला है, ये मेरा ड्यूटी बनता है उन्हें बताने का, उनसे डिस्कस करने का, वर्डिंग्स के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेने का, इफ दे डोंट अग्री दे कांट रिस्ट्रिक्ट मी, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट 100%, बट मेरे पास ये कंफर्म होना चाहिए कि मैंने कम्युनिकेट किया, नॉन कम्युनिकेशन इज अ प्रॉब्लम, रिमेंबर दैट, देन दे कैन ट्रबल यू इवेंचुअली, आप कम्युनिकेट करो, समझाओ, डिस्कस करो आइडली तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, एंड मैनेजमेंट एक्चुअली तुमको बता रहा हूं मेजोरिटी केसेस में बिगर एंटिटीज चाहे कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है ना, वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है यार, वो खुद समझदार होता है, रादर वो चीजें ठीक करने को रेडी रहता है, ये जहां प्रॉब्लम्स है, समझ रहे हो मेरा बात, वो सुधरने वाले ही नहीं है, समझ रहे हो, वो तुमको तुम्हारा काम वैसे भी नहीं करने देंगे, जहां रियलिस्टिक चीज है ना, मैनेजमेंट विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्सेप्ट द प्रॉब्लम्स, और रादर मान के चलेगा तू वैल्यूडेशन कर रहा है, अब जैसे इंडेक्स 116 आया, मैनेजमेंट खुद तुम्हारे सीनियर मैनेजर को कॉल करता है कि मेरे को बता दो इस सिचुएशन में क्या करने का है तुम, whenever there's a new change they will call the audit firm directly, although हम 144 सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट उसे क्या लगता है इस इंसान के पास में ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग रहेगा, तो क्यों ना इससे ही पूछ लेते कि भाई हम जो कर रहे हैं वो बराबर है कि नहीं है आइडियली, तो ये काफी कॉमन कल्चर है, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम आइडियली, बट इफ दे डोंट अग्री यू कैन, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। पढ़िए एक बार 706 पूरा रिवाइज कर लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। आई होप कोई ये लेक्चर क्लाइंट प्लेस पे बैठ के अपने सीनियर को ना दिखा दे, तो बोलेगा ये देखो मैं सब बोलते हैं तुम करना चाहिए। मिल गया, वही सोच रहा है गलती कैसे कर सकता है। 1617 31 मार्च 17 किसने साइन किया, डेलॉइट ने, पी आर रमेश, व्हाट इज द डेट, 2017, नेक्स्ट ईयर, अदर मैटर पैराग्राफ साइंड बाय अनदर ऑडिटर ऑन, गलती नहीं हो सकता है, स्टाफ ने गलती की, रिपोर्ट गलत जगह से उठा लिया, नॉर्मली रहता ही है, मैंने कोई लेक्चर बंद बंद करके ढूंढ करके कुछ नहीं किया है, लेक्चर अभी तक चालू है, जाने दो। Are you getting a good understanding of standards honestly, और अब ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है ना पक्का से, आगे बढ़े। मैं सोचता हूं देखो नॉर्मली 701-315 के बाद पढ़ाते हैं, सच्ची बोलता हूं 701-315 के बाद पढ़ाते हैं, क्योंकि 315 के ही मैटर 701 में आते हैं इस वजह से, बट ऐसे बहुत अच्छा है 315 तेरे सिलेबस में नहीं है, उन्होंने बोला रिस्क असेसमेंट तूने इंटरमीडिएट में बहुत पढ़ा है, फाइनल में पढ़ के क्या करेगा, उन्होंने बोला है ही नहीं तेरे सिलेबस में, पर देखो सही बताऊं क्या 315 बिना पढ़ाए ऑडिट नहीं हो सकता, तो मैं आपको 315 पढ़ाने वाला हूं, आपको बता रहा हूं रेफरेंस के लिए, ऑब्वियसली उसके बिना नहीं हो पाएगा मेरे हिसाब से, जितना रेलेवेंट है एटलीस्ट याद है क्या वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है, ऑडिट रिस्क में IR CR DR क्या है, इंटर रिलेशनशिप क्या है, रिस्क बेस्ड ऑडिट क्या है, क्योंकि उन्होंने वो इनडायरेक्टली लिखा ही है, मतलब उन्होंने एज अ 315 नहीं लिखा है, बट उसको इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट लेकर के कहीं ना कहीं मेंशन किया है चैप्टर 4 के अंदर, वी विल डिस्कस 315 इन डिटेल, थोड़ा सा 701 में एक आध पॉइंट ऐसा रहेगा जो थोड़ा मुश्किल से समझेगा, उसके अलावा आप फाइनल लेवल पे हो, रिस्क असेसमेंट वर्ड सब लोगों ने सुना है, ऑडिट प्रोसीजर सुने हैं, तो इतना चैलेंजिंग नहीं होना चाहिए, ये अजम्पशन से मैं 701 भी इसी सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं, ताकि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, 701 अभी हुआ ना,
तो तुम एक्चुअली में ईओएम और कैम में डिफरेंस क्या समझ पाओगे? एक्चुअली में कोई डिफरेंस ज्यादा है नहीं, रियलिटी ये, बट वो क्यों डिफरेंस नहीं है वो समझना जरूरी है, और अगर है तो भी उतना ही डिफरेंस क्यों वो पता करना जरूरी है। वो आप अभी सीक्वेंस में है तो बेटर समझ पाओगे, इस वजह से 701 अभी कवर कर रहा हूं, अदरवाइज 701 को मैं नॉर्मली 315 के बाद ही कवर करता हूं। विल दैट बी फाइन? कैन वी गेट स्टार्टेड? नोटबुक में जाओ, गिव एन नेक्स्ट हेडिंग SA 701 की ऑडिट मैटर पैराग्राफ। 701 की ऑडिट मैटर पैराग्राफ। 701 की ऑडिट मैटर पैराग्राफ। जब बिफोर आई गो देयर, 1 सेकेंड। हाँ, सेवन जीरो सिक्स में मैंने एक चीज स्किप किया है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर एज पर 706। एक काम करो, पढ़ लो जरा, ये भी क्यों स्किप किया समझ में आ जाएगा आपको। देखो, हर ऐसे के ऑब्जेक्टिव में जो आगे पूरे ऐसे में डिस्कस किया समरी होती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, ईओएम एंड ओएम को आइडेंटिफाई करके इंक्लूड करना। तो एक बार ऑब्जेक्टिव रीड कर लीजिए, कोई भी स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव आपको ट्रिकी नहीं लगना चाहिए। ऐसे ईओएम का बात कर रहे हैं, नंबर 2 में ऑब्वियसली ओएम ही रहेगा। अगर मैं ऐसा कोई चीज स्किप कर दूं, मैं अज्यूम कर रहा हूं फाइनल में आप खुद भी रीड करने वाले हो, कैन आई अज्यूम दैट? इंटरमीडिएट में लिटरली हर वर्ड पढ़ाना जरूरी होता है, फाइनल में तो ऐसी चीज तो आप खुद से पढ़ भी सकते हो एक बार डिस्कशन के बाद में। कैन आई अज्यूम दैट? आगे ऐसा हो जाए तो ध्यान रखना, ठीक है? चलो लेट्स गो टू 701 कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर पैराग्राफ, दैट इज कैम क्या है ये डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर। लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू फर्स्ट। ये स्टैंडर्ड काफी ज्यादा अच्छा है, दिस इज अ वेरी गुड स्टैंडर्ड, अनफॉर्चुनेटली नॉट इन एक्सट्रीम डिटेल इवन एट अ फाइनल लेवल, ऑल्दो मैंने पूरा ही लिख दिया है, मतलब जो मेरे को लगा आना ही चाहिए तो आना ही चाहिए आइडियली। आपके जो मॉड्यूल्स है उसमें थोड़ा कम कंटेंट कम था, बट मेरे को लगा थोड़ा सा और डिटेल में आपको पता होना ही चाहिए, तो मैंने बेर ऐसे में से निकाल करके इंक्लूड कर दिया है। कुछ एक्स्ट्रा ही है इधर, कम नहीं है, ठीक है? एक ओवरव्यू देता हूं, सुनिएगा शांति से मेरा बात। इन्होंने जब ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट रिवाइज किया, तो उन्होंने रिवाइज फॉर्मेट में एक सबसे मेजर चेंज लेके आया। दे इंक्लूडेड अ न्यू एसे एंड अ न्यू पैराग्राफ, दैट पैराग्राफ इज कॉल्ड एज की ऑडिट मैटर पैराग्राफ। लॉजिक क्या था समझो। जब मैं एक्चुअली में ऑडिटर की रिपोर्ट पढ़ता हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट रिपोर्ट्स 4 years बैक, 5 years बैक, इफ आई लुक एट द ऑडिट रिपोर्ट, मुझे याद है फॉर्मेट में क्या मिलेगा, ओपिनियन मिलेगा। अब लेट्स अज्यूम सच सिचुएशन, कंपनी लाइक टीसीएस, जनरली आपको क्लीन ओपिनियन देखने को मिलेगा। आई एम नॉट सेइंग इट शुड बी द ऑलवेज सिचुएशन, बट जनरली ट्रेंड रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत स्ट्रांग रहा है। आप अगर ऑडिट रिपोर्ट निकालेंगे, क्लीन ओपिनियन, क्लीन ओपिनियन में क्या लिखा हुआ होता है, इन आवर ओपिनियन टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। कहना इसे स्टैंडर्ड लाइन मिलने वाली है। थिंक एज अ लेमैन नाउ, डोंट थिंक लाइक अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और अ प्रोस्पेक्टिव चार्टर्ड अकाउंटेंट, थिंक लाइक अ लेमैन। टीसीएस की रिपोर्ट देखता हूं, ओपिनियन वही स्टैंडर्ड लाइन मिल रही है, कहना इससे लगेगा सब अच्छा है, बट एक्चुअली में कंपनी में क्या हुआ ड्यूरिंग द ईयर वो समझ में नहीं आएगा। When I go to management responsibility, क्या लिखा आएगा, we are responsible to prepare and present financial statements as per applicable FRF। हमारा काम है अच्छे कंट्रोल लगाना, हमारा काम है गोइंग कंसर्न को याद है क्या, असेस करना अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। कहने से स्टैंडर्ड कंटेंट मिल रहा है, मतलब आदानी पोर्ट का रिपोर्ट निकालूंगा तो भी ये मिलने वाला है, और टीसीएस का रिपोर्ट निकालूंगा तो भी, मैं नहीं बोल रहा हूँ प्रॉब्लम है उधर, बट स्टिल कहना इसे कंटेंट तो मैच ही होने वाला है। कोई ऐसा फर्क पड़ने वाला है क्या, कोई नॉलेज में चेंज आने वाला है? नहीं। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इधर लिखी है वो इधर लिखी है, और अगर अज्यूम कर लो दो ऑडिट रिपोर्ट में कोई ईओएम नहीं है और कोई ओएम नहीं है, तो मेरे को ऑडिट रिपोर्ट से पता क्या चला, सिर्फ इतना कि सब अच्छा है और कुछ भी नहीं। एक्चुअली में ऑडिट रिपोर्ट का कम्युनिकेटिव वैल्यू, आई शुड नॉट बी सेइंग इट, बट कुछ था ही नहीं। ऑडिट रिपोर्ट मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट था। अगर मैं वो रिपोर्ट ना देखूं, सिर्फ अजम्पशन से भी जाऊं, इन्फोसिस में तो क्लीन ही आता है, क्लीन जिस दिन नहीं आएगा न्यूज के अंदर आई जाएगा, समझ रहे हो मेरे बात? तो मैं ऑडिट रिपोर्ट ना भी देखूं तो क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि मुझे कुछ नया इंफॉर्मेशन तो मिल ही नहीं रहा है वहां पे, एक्चुअली बराबर है। तो इन्होंने क्या बोला, एक स्पेसिफिक पैराग्राफ इंक्लूड करो, दैट इज कॉल्ड एज
key audit matter paragraph. This was a major change, a revolutionary change in the auditor's report. वहां उन्होंने क्या बोला, आपके ऑडिट के दौरान जो भी सिग्निफिकेंट मैटर, इस बार ये नहीं बोला इट इज समथिंग दैट शुड बी प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कुछ भी नहीं। ऑडिट के दौरान जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स आपको मिले, जो आपको लगता है सिग्निफिकेंट थे मेरे ऑडिट में, ऑल दोज मैटर्स शुड कम अंडर कैम। मतलब डिसीजन अभी भी किसके ऊपर है, ऑडिटर के ऊपर है। ऑब्वियसली ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूं तेरे को ये 5 मैटर इंक्लूड करने ही पड़ेंगे, वो गलत हो जाएगा, बिकॉज हर कंपनी का नेचर और बिजनेस अलग है, हर कंपनी में ऑडिट के प्रोसीजर थोड़े वेरी करेंगे, हर कंपनी में सिचुएशंस अलग होगी। ये बोलना गलत होगा हर बार ये 4 मैटर आने ही चाहिए, हालांकि वो 4 मैटर आप ढूंढ सकते हो जनरली जो आपको देखने को मिलेंगे, वो अब हमारा ऑब्जर्वेशन है, पर बोलना गलत होगा कि यही 4 मैटर्स आएंगे। तो ये बोलता है आपके ऑडिट के दौरान आपको जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स मिले हैं। अब इन्होंने एक अच्छा सा, एक शांत, मतलब अच्छा एक लाइन इंक्लूड किया, जनरली हम ऑडिट के दौरान जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स कम अक्रॉस करते हैं, हम जनरली ये कम्युनिकेट करते हैं टू TCWG एंड मैनेजमेंट। बराबर है कि नहीं है? वी कम्युनिकेट लॉट ऑफ मैटर्स टू TCWG एंड मैनेजमेंट। ऑलमोस्ट हर सिग्निफिकेंट मैटर जो ऑडिट में मिलता है उस पर कम्युनिकेशन होता है, डिस्कशन होता है। बराबर है कि नहीं है? तो उसने बोला एक अच्छा तरीका है, इनमें से ही जो आपको सबसे सिग्निफिकेंट मैटर लगते हैं उनको आप इंक्लूड कर दो कैम के अंदर। मतलब सर की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में क्या आएगा, ऑडिटर के जजमेंट में ऑडिट के दौरान जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स मिले वो आ जाएंगे। जनरली इन्होंने बोला है जो मैटर्स हम TCWG को कम्युनिकेट करते हैं उनमें से ही इंपॉर्टेंट मैटर्स को हम की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में इंक्लूड करते हैं। ये डेफिनेशन है की ऑडिट मैटर पैराग्राफ का। ऑनेस्टली आपके सिलेबस में की ऑडिट मैटर क्या है, कौन से मैटर्स नॉर्मली की ऑडिट मैटर में आते हैं, एंड जनरल ड्राफ्टिंग क्या होता है, इतना ही आपका सिलेबस है। इंटरमीडिएट में भी यही था, फाइनल में भी वही है। हालांकि इंटरमीडिएट में उतना क्वेश्चन भी नहीं आता है, उधर डेफिनेशन भी खेलते रहते हैं। बात समझ में आया क्या? बट मैं चाहता हूं हम ये भी समझें कि एक्चुअली में ड्राफ्टिंग कैसा होता है, हमने किस तरीके से की ऑडिट मैटर लिखना चाहिए, क्या क्या डिटेल्स उसके अंदर आनी चाहिए, किस तरीके से एक यूजर ने की ऑडिट मैटर को पढ़ना चाहिए। थोड़ा वो थॉट प्रोसेस डेवलप करने का ट्राई करेंगे, कुछ 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा वो डिवोट करने का ट्राई करेंगे। क्या आपको एक मीनिंग ऑफ की ऑडिट मैटर समझा क्या? मतलब मेरे ऑडिट रिपोर्ट में एक सेपरेट हेडिंग आएगा जिसमें सेपरेट मैटर्स आने वाले हैं जो मुझे ऑडिट के दौरान सिग्निफिकेंट लगे थे। जनरली जो मैटर्स हम कम्युनिकेट करते हैं TCWG को, उनमें से ही मैटर्स निकल करके कहां आते हैं, की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में आते हैं। इज दिस क्लियर टू यू? सर क्या ये की ऑडिट मैटर पैराग्राफ हर ऑडिट रिपोर्ट के लिए कंपलसरी है? नहीं, स्टैंडर्ड में बोला है इट इज एप्लीकेबल फॉर लिस्टेड कंपनीज, एप्लीकेबल फॉर लिस्टेड कंपनीज, एंड उन्होंने बोला है वेर एवर इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉज एंड रेगुलेशन। CAG ने बोला आना चाहिए तो आना चाहिए, अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनीज बहुत सारा है। यूर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो मतलब स्टैंडर्ड क्लियर है, स्टैंडर्ड बहुत अच्छा बनाया है, डिटेल में बनाया है। 701 इतना बढ़िया था जेन्युइनली और इतना डिटेल में था। आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर ऑफ दिस, ये कोविड के बीच के अंदर एप्लीकेबिलिटी आया, उन्होंने पोस्टपोन कर दिया एप्लीकेबिलिटी, क्योंकि ISN वाले जब तक हम मेंबर्स को सफिशिएंट सेमिनार्स वगैरह देकर के 701 ना समझाते हैं, हम नहीं चाहते इसका एप्लीकेबिलिटी आना चाहिए। इट केप्ट ऑन गेटिंग पोस्टपोन फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर और 2, एंड उसके बाद में फाइनली उन्होंने बोला नहीं भाई, नए स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, नया रिपोर्ट भी आएगा और कैम भी आएगा आइडियली। ये सिर्फ पता है कहाँ से बोरो किया है? ISAS से। देखो क्या होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज IFAC, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, समझ रहे हो? इसके अंदर आपके बोर्ड्स आते हैं, जैसे IEASB ISBA आता है, IAASB इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड आता है, इंटरनेशनल इंटरनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड आता है। ये सारे के सारे किसके पार्ट है? IFAC के पार्ट है। अब IFAC इज अ ग्लोबल बॉडी, ठीक है? इंडिया इज अ मेंबर ऑफ IFAC, India is a member, so countries across the world are members of IFAC. अब इंडिया के बिहाफ पे ICAI IFAC का मेंबर है, इंडिया के बिहाफ पे ICAI इंडिया को रिप्रेजेंट करता है विद IFAC। तो सिंपल है, यहां पर जब
आईसास बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? आईसास, इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या बनाए जाते हैं? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये कौन बनाता है? आईएएएसबी बनाता है। कौन बनाता है? आईएएएसबी, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड। समझ रहे हो क्या मेरा बात? वैसे आईसीए के अंडर आता है एएएसबी। आई हटा दिया, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। समझ रहे हो मेरा बात? इधर नया ऐसा आएगा, हम उधर नया स्टैंडर्ड बनाने का ट्राई करेंगे। मतलब ऑलमोस्ट हमारे स्टैंडर्ड्स कहां से बोरो होते हैं? आईसा से बोरो होते हैं। आपको नहीं पता है, आगे जाकर के बताएंगे। कुछ कुछ ऑडिट रिपोर्ट्स के केस में वी मे हैव टू फॉलो द आईसा, नॉट द एसए। ऐसा भी हो सकता है। क्लासिक एग्जांपल इज SA 540, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी का इवैल्यूएशन हमारे इधर अलग होता है, ग्लोबली अलग होता है। एंड इफ वी आर डूइंग अ एंटिटी ऑफ अ ऑडिट विच इज अ ग्लोबल एंटिटी, टाटा मोटर्स, तो उस केस में हमें शायद आईसा से रेफर करना पड़ेगा, नॉट दी ओनली एसेस। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आईसास एंड एसेस। वो डिफरेंस को हमको इंटरप्रेट करके, अप्लाई करके अपने डॉक्यूमेंटेशन में लिखना पड़ता है एंड अपने ऑडिट रिपोर्ट्स में भी लाना पड़ता है। जब समय आएगा आपको बताएंगे। अभी के लिए सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं। कैम ने ऑडिट रिपोर्ट की वैल्यू को एनहेंस कर दिया। अब मतलब मैं ऑडिट रिपोर्ट जब पढ़ूंगा, मुझे एक्चुअली में देखने को मिलेगा इस कंपनी के अंदर साल भर में क्या क्या मेजर हुआ है, वो मैटर्स मिलेंगे। ऑडिटर ने उन मैटर्स को कैसे एड्रेस किया है वो समझ में आएगा। इससे मेरे ऑडिट रिपोर्ट से कम्युनिकेटिव वैल्यू बढ़ जाती है। मतलब माय ऑडिट रिपोर्ट कम्युनिकेट्स एटलीस्ट कि इंपॉर्टेंट मैटर्स क्या है, इसका फायदा क्या होगा, कैसे इसको पढ़ेंगे, सब आपको बताएंगे। ये एक ओवरव्यू था, अभी के लिए बताया मैंने। जब हमारे स्टैंडर्ड्स बनते हैं, हमारे स्टैंडर्ड्स आपको पता रहेगा ना, वो 3 स्टेप प्रोसीजर, सेक्शन 133 and 143 subsection 9, ICAI recommends, NAFRA will look at this and make changes and then central government approves. सेम प्रोसेस एएस के लिए है, दैट इज इंड एस के लिए, सेम प्रोसेस किसके लिए? एसएस के लिए। बट रिमेंबर, अल्टीमेटली आईसीएआई ये नया इंडेस या नया स्टैंडर्ड कहां से ला रहा है? वो ला रहा है आईएफएसी से। कहां से ला रहा है? आईएफएसी, दैट इज इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। उनके अंदर इंटरनेशनल बोर्ड्स होते हैं, दैट इज माय इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस बोर्ड, इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड। आपका जो कोड ऑफ एथिक्स है वो भी कहां से आया है? इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड से ही आया है। मतलब आईएफएसी का मेंबर हमारा आईसीएआई है। आईसीएआई आईएफएसी द्वारा जो जो नई नई चीजें आती है उसको ला करके इंडिया में पुल करते रहता है। थोड़ा बात समझ में आया क्या? देखो, ये पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं, हमें फुल फॉर्म याद करने का जरूरत नहीं, बट वी शुड नो दैट वी आर पार्ट ऑफ अ फेडरेशन जहां पर इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं, जहां से हमारे लिए नए इंडेस, एएस एंड हमारे एसएस बनाए जाते हैं। आई शुड बी अवेयर ऑफ दिस, इसलिए मैंने आपको रेफरेंस के लिए बताया। इज दिस क्लियर टू यू? पक्का? लेट्स गो टू द डेफिनेशन ऑफ की ऑडिट मैटर पैराग्राफ। आज एटलीस्ट ओवरव्यू में डेफिनेशन पढ़ के ढंग से डिस्कस करते हैं। चलिए, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ की ऑडिट मैटर पैराग्राफ? पढ़िए मेरे साथ में। की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर्स जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में सबसे सिग्निफिकेंट थे मेरे ऑडिट के दौरान, ड्यूरिंग द करंट पीरियड। मतलब सिंपल सा डेफिनेशन है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माय ऑडिट जो जो सिग्निफिकेंट मैटर्स मुझे मिले हैं, जो सर मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, उनको मैं कैम में इंक्लूड कर सकता हूं। कहना इसे डेफिनेशन एकदम ओपन एंडेड है, कुछ नहीं बोला है इट शुड बी प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोला है क्या किधर भी? क्या बोला है? तुझे तेरे ऑडिट, अभी समझ में आया क्या? क्योंकि कैम का डेफिनेशन इतना ओपन एंडेड बनाया है, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई भी मैटर आ सकता है। और एक्चुअली मैं बोलूं क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं बोला है, इट कैन इंक्लूड एनी मैटर विच ऑडिटर बिलीव्स इज इंपॉर्टेंट, ऑल्दो जनरली ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड रहेंगे, क्योंकि अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओएम में चले जाता है। देखो, ऑडिटर के लिए दो ही चीज बचती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड या दूसरा क्या होगा? ऑडिट रिपोर्ट रिलेटेड, ऑडिट रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड। अगर मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी और मेरी रिपोर्ट से रिलेटेड है तो कहां चले जाएगा? अदर मैटर पैराग्राफ में चले जाएगा। बाकी सारा मैटर किधर आ सकता है? की ऑडिट मैटर में आ सकता है। पॉइंट नंबर 2 देखो, की ऑडिट मैटर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम मैटर्स विच आर कम्युनिकेटेड विथ टीसीडब्ल्यूसी। ये लाइन हमेशा आती है क्योंकि डेफिनेशन में ही उन्होंने ये लिख के दिया है, जनरली जो मैटर्स हम कम्युनिकेट करते हैं उसमें से कुछ मैटर्स को हम कैम में इंक्लूड करते हैं। नोटबुक में जाइए, अंडर एसए 701 राइट डाउन पॉइंट नंबर ए, की ऑडिट मैटर्स are those matters
key audit matters are those matters that in auditor's professional judgment, were of most significance. Auditor's professional judgment were of most significance in the audit of financial statement. Were of most significance in the audit of financial statements for the current period. For the current period. Full stop. Continue. Generally, key audit matters are selected. Generally, key audit matters are selected from the matters. Key audit matters are selected from the matters which are communicated with TCWG. Which are communicated with TCWG. अब देखो सबसे ज्यादा फायदा क्या है की ऑडिट मैटर का। पहली चीज तो सर, पहले मेरे ऑडिट रिपोर्ट में ना ईओएम को हटा दो, कुछ एक्स्ट्रा मैटर मिलता ही नहीं था, और ईओएम हर ऑडिट रिपोर्ट में आएगा, कंपलसरी भी नहीं था। बराबर है कि नहीं है? तो मतलब नॉर्मली मेरे ऑडिट रिपोर्ट में कुछ एक्चुअली में देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट मैटर बहुत रेयर था। जब कैम आ गया तो कैन आई से मेरे ऑडिट रिपोर्ट का कम्युनिकेटिव वैल्यू एनहेंस हो गया। नाउ इट कम्युनिकेट्स मोर डिटेल्ड मैटर्स ताकि मेरे यूजर्स को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। दूसरा चीज सर, कैम की वजह से एक फायदा और हो गया, अब ना यूजर को इंपॉर्टेंट मैटर्स नोट्स टू अकाउंट्स में ढूंढने का जरूरत ही नहीं है। सारे सिग्निफिकेंट मैटर किधर मिल जाएंगे? ऑडिट रिपोर्ट कैम में मिल जाएंगे। और उधर क्या होगा, वो मैटर डिटेल में मिलेगा, ऑडिटर ने उसको कैसे एड्रेस किया वो मिल जाएगा, और अगर नोट्स टू अकाउंट्स का रेफरेंस होना है वो भी मिल जाएगा। मतलब बॉटम लाइन कहना ही से कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स के रिगार्डिंग मेरा एज ए यूजर अंडरस्टैंडिंग बहुत एनहेंस हो जाएगा। मतलब ऑडिट रिपोर्ट का वैल्यू तो बढ़ा ही बढ़ा, इनडायरेक्टली कहना ही से माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, विल इंक्रीज सब्सटैंशियली। इस वजह से एक्चुअली में कैम बहुत बेनिफिशियल है। तो मतलब सर कैम का फायदा क्या है वो डिस्कस करते हैं। देखिए जरा क्या बोलता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग अ मैटर अंडर कैम। देखो पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है, सो व्हेन यू कम्युनिकेट मैटर्स अंडर कैम, इससे एनहेंस होता है द कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ माय ऑडिट रिपोर्ट बिकॉज इट प्रोवाइड्स ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी कि हमने एग्जैक्टली ऑडिट में काम क्या किया है। यह पहली बार ऐसा है ऑडिट रिपोर्ट में आप लिखोगे कि आपने ऑडिट प्रोसीजर क्या लगाए हैं। आज तक ईओएम में हमारा प्रोसीजर नहीं आया, ओएम में बस हम बोलते हैं हमने इसकी रिपोर्ट पे रिलाई कर लिया है, कभी डिटेल में प्रोसीजर नहीं लिखते हैं। एक एग्जांपल देखो जरा, हालांकि डिटेल्ड एग्जांपल्स कल हम आपको बताएंगे, एक रेफरेंस के लिए आपको एग्जांपल दिखाते हैं आज। आईसीआईसीआई बैंक 2023 की ऑडिट मैटर पैराग्राफ, लुक एट द फर्स्ट हेडिंग। सुना है क्या कभी? आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोविजन ऑफ एनपीएस। यानी ऐसे आरबीआई गाइडलाइंस है, नॉर्म्स है जो मेरे को फॉलो करने चाहिए। लॉजिकल पॉइंट है कि नहीं है? हमारा ऑडिट प्रोसीजर क्या आएगा? ऑब्वियसली मुझे एक बात बताओ, एनपीएस के प्रोविजनिंग के रिगार्डिंग, एनपीएस के क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ऑडिटर के लिए? इंटरनल कंट्रोल्स। हर एक एक ट्रांजैक्शन चेक करना तो इम्पॉसिबल है। आईसीआईसीआई बैंक में नंबर ऑफ एडवांसेस का जो लाइन आइटम कितना, पागल हो जाएंगे आप, समझ रहे हो क्या मेरा? और इंडिविजुअल चेक कर, इधर टेस्ट ऑफ डिटेल, इधर नहीं, इन जनरल बड़े कंपनी में टेस्ट ऑफ डिटेल खत्म हो गया है, उसे बोलने के लिए बचा है। फोकस पूरा किधर है? कंप्लायंस प्रोसीजर पे। डोंट यू थिंक कंट्रोल टेस्टिंग के बिना कभी समझ में नहीं आएगा? देखो हमारा प्रोसीजर क्या बोलता है, आवर ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग दिस मैटर, यू हैव टू टेस्ट द डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ की कंट्रोल्स, कि भाई कैसे ट्रांजैक्शंस का अप्रूवल होता है, कैसे रिकॉर्डिंग होता है, कैसे मॉनिटरिंग होता है जो बैंक करता है, कैसे रिकवरी ऑफ लोन इंश्योर किया जाता है, सर कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो एनपीए को, कैसे प्रोविजन बनाते हो आप। फिर याद है क्या, सिक्योरिटी का वैल्यूएशन इरोड हो गया तो, अरे आपने लोन दिया, लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटी लिया, सिक्योरिटी का वैल्यू भी तो खत्म हो सकता है।
इफ देर इज अ इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, और याद है कैसा पता चला होगा, अगर जितना पैसा ड्यू है सिक्योरिटी बेच के 10% भी नहीं मिलेगा तो पूरा का पूरा लॉस एसेट हो जाना चाहिए बाई डिफॉल्ट। ऐसे गाइडलाइंस है सारे के सारे। मतलब ये सब चीजें डोंट यू थिंक बैंक के सीबीएस में होनी चाहिए। और सीबीएस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में इंटीग्रेटेड होना चाहिए। इसको चेक किए बिना मुझे एक बात बताओ, मेरे को अमाउंट पे कभी कंफर्ट आ ही नहीं सकता है ना यार, बट क्या वो अभी क्लियरली बोल रहा है कि मैंने ये परफॉर्म किया है? इंपॉर्टेंट क्या है, आज तक अजम्पशन था ऑडिटर करता ही होगा, यहां पर पहली बार तुझे लिखना पड़ रहा है मैंने ये प्रोसीजर लगाया है एंड गैसे मैंने कंक्लूजन ड्रॉ किया है। मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ऑडिट रिपोर्ट यू जस्ट डोंट इंक्लूड कि आरबीआई पॉलिसीज क्या बोलती है, यू ऑल्सो टॉक अबाउट एग्जैक्टली हम क्या प्रोसीजर लगा के इसको एड्रेस करने वाले हैं। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है। हर एक बड़े एंटिटी में आईटी कंट्रोल्स पे कैम आता ही आता है, क्योंकि बिना आपने सुना होगा जनरल आईटी कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशन कंट्रोल्स, फिर से ओवरव्यू देंगे आपको चैप्टर 4 के अंदर, बट उनके बिना ऑडिट इम्पॉसिबल है। मतलब सर आजकल एक स्टेटमेंट आता है, देयर आर सर्टेन एरियाज वेयर ओनली सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स कैन नॉट हेल्प यू टू अचीव रीजनेबल अश्योरेंस। मतलब आपको कंप्लायंस लगाना जरूरी है, और आपको याद होगा कंप्लायंस इज कंट्रोल टेस्टिंग, सब्सटेंटिव वाज अमाउंट टेस्टिंग। याद आ रहा है क्या? पहले क्या बोलते थे लोग, आर्ग्यू करते थे कंप्लायंस करना तो कर, सब्सटेंटिव लगाना जरूरी है। टाइम्स आर रिवर्सिंग नाउ। सुनो सिर्फ 2 मिनट के लिए, कंपनीज एक्ट 2013 के पहले आईएफसी कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था। मैं बोल रहा हूं नहीं नहीं, आपको ओपिनियन देना तो बहुत दूर का बात है, हम कंट्रोल समझते थे, उन्हें चेक कितना करना है हमारा जजमेंट था, कंट्रोल से ओपिनियन था ही नहीं स्टैट्यूटरी ऑडिटर का। तो मतलब मेजर स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या था? सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, अमाउंट टेस्टिंग, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। 2013 के बाद में दे रियलाइज दैट टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग द वे बिजनेसेस आर वर्किंग। मतलब टेक रिलेटेड कंट्रोल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आईटी रिस्क नया आ गया, आईटी कंट्रोल्स नया आ गया, आईटी कंट्रोल्स में जनरल आईटी कंट्रोल्स आ गया, एप्लीकेशन कंट्रोल्स आ गया, फिर एक और सुना होगा आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स आते हैं, कुछ बताएंगे आपको। ये कंट्रोल चेक करना एसेंशियल हो गया मेरे लिए। अब इसीलिए उन्होंने क्या बोला, एक ऑडिटर को आदत नहीं है सिर्फ अमाउंट टेस्टिंग के अलावा कंट्रोल चेक करने का, तो तेरे लिए कंपलसरी बोल दिया, तेरे को पहले कंट्रोल पे ओपिनियन देना पड़ेगा। तो एक बात सोचना, बिना कंट्रोल चेक किए तो अमाउंट टेस्टिंग शुरू ही नहीं करेगा, बिकॉज दे रियलाइज कंट्रोल टेस्टिंग इज बिकमिंग इंपॉर्टेंट। तो एक फुल साइकिल ऑफ लाइफ है। पहले हम कंट्रोल सिर्फ देखते थे अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब व्हेन आई वाज डूइंग माय इंटर्नशिप 2008 9 10, सिर्फ जो यूएस एनटीटी से सब्सिडरीज थे उधर सॉक्स पहले से एप्लीकेबल था, सॉक्स मतलब सर्बेंस ऑक्सली एक्ट, उधर उनके कंट्रोल्स पे रिपोर्टिंग पहले से रिक्वायरमेंट था, कोसो फ्रेमवर्क पहले से था, तो हमको फोर्स था कि आपको कंट्रोल चेक करना पड़ेगा। अदरवाइज इंडियन प्राइवेट कंपनीज जो प्राइवेट लिमिटेड थे उनमें कंट्रोल्स ऑलमोस्ट ना के बराबर एग्जिस्ट करते थे। हम रादर कंट्रोल्स में रोटेशन लगाते थे, रोटेशन ऑफ ऑडिटर नहीं, कंट्रोल्स का रोटेशन। मतलब इस साल पहला साल है, सारे कंट्रोल चेक किए, अगले साल सारे चेक ही नहीं करूंगा, जो 2-3 नए नए हैं वो कंट्रोल चेक करूंगा, पुराने वाले तो सेम ही रहेंगे। ऐसा कंट्रोल चेकिंग पे रोटेशन लगाते थे आइडियली, इट्स कॉल्ड एज रोटेशन ऑफ एम्फोसिस। दैट इज हाउ इट वाज, कि इस बार आप एम्फोसाइज करोगे इन नए कंट्रोल्स पे, पुराने वाले कंट्रोल्स तो सेम ही रहने वाले हैं। आई एम सेइंग फ्रॉम देयर वी हैव रीच्ड अ लेवल चाहे कंट्रोल्स पे ओपिनियन देना पड़ेगा, उस पे गाइडेंस नोट आया है, और अब ऐसा सिचुएशन आ गया है बिना कंट्रोल टेस्टिंग के अमाउंट टेस्टिंग ही इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। वी हैव रीच्ड दैट फुल सर्कल, एंड आगे जाने वाले टाइम के अंदर मेरे हिसाब से नए स्टैंडर्ड्स आएंगे। पहली बार स्टैंडर्ड्स ऑन कंट्रोल टेस्टिंग। अभी तक किधर है स्टैंडर्ड्स ऑन कंट्रोल टेस्टिंग? जोक है फिलहाल। कंट्रोल टेस्टिंग क्या होता है वो लिखा होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग 315 330 में लिखा हुआ है। देयर इज नो डेडिकेटेड एसे ऑन कंट्रोल टेस्टिंग एट ऑल, बिकॉज अभी तक उसको इंपॉर्टेंट ही नहीं समझा गया है। अब आपके वो जो ऑटोमेटेड चैप्टर पढ़ते रहते हैं ना, वो चैप्टर नहीं होना चाहिए, एसेज होने चाहिए। उधर आएंगे स्टैंडर्ड्स टू चेक ऑटोमेटेड कंट्रोल्स इन डिटेल, तब जाकर के एक्चुअली में ऑडिट के अंदर आईटी का रेलेवेंस कंप्लीट होगा। दिस इज गोइंग टू बी अ फुल सर्कल 100%। आई एम श्योर बाय द टाइम यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दे विल बी आउट। गिव इट अ ईयर एंड टू, 100% आने वाला, कोई डाउट वाला बात ही नहीं है। थोड़ा बात समझ में आया क्या? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ की ऑडिट मैटर पैराग्राफ? डू यू अंडरस्टैंड दैट नॉर्मली जो मैटर्स हमको ऑडिट में सिग्निफिकेंट मिलते हैं उन्हें हम कैब में इंक्लूड कर सकते हैं? बेसिक अंडरस्टैंडिंग आया क्या? पक्का? कोई डाउट है इसमें किसी को? देखो अभी तक, हाँ कैसे पता? मैंने बताया नहीं अभी तक। If I'm confused whether to include a matter in CAM or EOM, what should I do? You have to wait till tomorrow.
Why? Understand. Once I'm done with CAM पूरा का पूरा, I will teach you one table जो मैंने स्मार्टली इग्नोर किया है अभी तक. आज 706 पढ़ाया तुमको मैंने, बराबर है? इधर देखना, 706 ईओम वाला पार्ट, ओम वाला, ये सब पढ़ा दिया, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने. लास्ट में देखो एक टेबल है, रिलेशनशिप बिटवीन एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड की ऑडिट. एक कुछ अलग नहीं है, पता है क्या है? 706 यहाँ खत्म होता है ना, उसके नीचे एक्सप्लेनेटरी मटेरियल है, उसका पहला हेडिंग यही है. उन्होंने वर्ड बाय वर्ड कॉपी पेस्ट किया, और मैं तुमको बता भी रहा हूँ उन्होंने कॉपी पेस्ट में गलती भी की थी. वो इधर ही है, समझ रहे हो मेरा बात? इधर का इधर, इधर का इधर, समझा क्या मेरा बात? वो मैंने बस ठीक किया परफेक्ट. इसके बाद तेरे को समझ जाएगा क्या करने का, डोंट वरी. वेट करवाएगा कल तक पक्का, क्योंकि अब्रप्ट आंसर नहीं, पूरा कैम खत्म होना चाहिए, तब जाके मजा आएगा. आर यू फीलिंग कंफर्टेबल विद दिस? पक्का? चलो, थैंक यू गाइस, सी यू टुमारो, बाय. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, थैंक यू.